कोऑर्डिनेशन में पढ़ने जा रहे हैं कि कौन सा चीज किसको कंट्रोल करता है, मतलब कि कोई भी चीज अगर कर रहे हैं तो कैसे वो चीज रिसीव होता है, और जो भी चीज हम रिसीव किए हैं उसके अकॉर्डिंगली हम रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे हाथ रखे, हमको बड़ा आनंद आ रहा है मान लो, तो जो सेंसेशन हम रिसीव किए, जो स्टिमुली रिसीव किए, तो जो मैसेज रिसीव किए उसको बोलते हैं स्टिमुली। क्या बोलते हैं? स्टिमुली, STIMULI। क्लियर है? तो हमको अच्छा लग रहा है तो मेरा हाथ, मेरा ये मैसेज लेके यहाँ तक गया, हाँ ब्रेन तक, और ब्रेन को फील हुआ कि बड़ा मजेदार चीज़ है, तो ब्रेन बोलेगा ठीक है बस कुछ नहीं कर, बस ऐसे शांति से खड़ा रहे। ठीक, अब यही इसी के जगह पे कोई गर्म तवा रहता और मेरा हाथ ऐसे है, तो ये मैसेज गया होता और वो बोलता पागल है क्या, मैं पागल हूं, मेरा दिमाग नहीं है, बोलता ना। ठीक है? तो यही है कि कैसे चीजों से हम कुछ चीज रिसीव कर रहे हैं, कुछ सेंस रिसीव कर रहे हैं, ठंडा गर्म, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली हम कैसे रिस्पॉन्ड दे रहे हैं उस चीजों को। अब उसको रिस्पॉन्ड देने में कोऑर्डिनेशन तो लगेगा ही। हाँ, ये मैसेज कहीं जाएगा, मैसेज मान लो हाथ को छुए हैं, तो ब्रेन तो हाथ से डायरेक्टली कनेक्टेड है ही नहीं, ब्रेन कनेक्टेड है इस जगह पे सिर्फ तार का गुच्छा है। ये मेरा ब्रेन हुआ भाई, ये पूरा पीछे रीढ़ का हड्डी हुआ, यानी कि बैकबोन, और बैकबोन के अंदर मेन है पूरा नस का जंजाल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है पूरा बॉडी में, वो है स्पाइनल कॉर्ड। वो पूरा नस का सिस्टम है, और वो मान लो ये नस का सिस्टम है पूरा ऐसे ऐसे करके उलझा हुआ है, ऐसे ऐसे करके, और उसके आगे बैकबोन है, मतलब हम आपको ऐसे अपना पीठ दिखा रहे हैं। अब ये हड्डी रखा हुआ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वरना ऐसे दोस्त मजाक मजाक में ऐसे करके दे देता है और उसमें छेड़छाड़ हो गया तो फिर तो साला पैरालाइज हो जाएंगे, हाथ भी, ये भी कुछ काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ से फिर बहुत सारा तार जो है, यहाँ से 2 हाथ के लिए चला गया, 2 पैर के लिए चला गया, और फर्दर ये सब के लिए, ये सब मूवमेंट हिप के लिए हो गया वहां से तार। ठीक है, तो सबका तार है, एक तार में गड़बड़ी मतलब दिक्कत, वो पार्ट घूमना फिरना मूव करना बंद कर देगा। बात समझ रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब हम किसी चीज को छुए थे तो ब्रेन फट से मैसेज दिया स्पाइनल कॉर्ड को, गर्म है हटा, मर जाएगा। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड फिर तुरंत उधर से मैसेज छोड़ा होगा हाथों को कि उठा पागल। तो अच्छा, अब उसमें भी तवा इस हाथ पे को रखे थे, तो दोनों हाथ ऐसे उठाए क्या, एक ही हाथ हटाए थे, तो एक को मैसेज भेजा, कितने को भेजना है, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, अब कुछ कुछ चीज़ों में तो समय भी नहीं रहता है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट मारा तो अब ये प्रक्रिया इतना फास्ट हो रहा है, इतना पिको सेकंड में हो रहा है कि तुम सोच भी नहीं सकते, इतना फास्ट होता है। हाथ उठाना है कैसे आराम से उठा, टाइम लगा क्या, बहुत फास्ट हो रहा है। अब लेकिन कुछ कुछ प्रोसेस ऐसा होता है ना जिसमें एक मतलब टाइम ही नहीं रहता है, अगर लग गया टाइम, दिमाग को मैसेज भेजना पड़ गया, तब तक में आदमी चला जाएगा। जैसे करंट लगा, जैसे करंट लगा ऑटोमेटिक हाथ आता है ना, तब कुछ सोचे भी थे हाथ हटाने का, हाँ फील भी कर पाए थे क्या करंट को कि ये तू झटका दे रहा है, हटाओ भाई हाथ, सोचने का भी समय मिला। तो ये जो अचानक से प्रोसेस होता है जिसमें दिमाग इन्वॉल्व ही नहीं होता है, फिर भी हमारा बॉडी काम कर जाता है, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। यानी कि अभी हम बोले कि हमको ये हाथ उठाना है, तो ये मेरा दिमाग बोला, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं हुआ। रिफ्लेक्स एक्शन हुआ ये जब दिमाग काम ही नहीं किया और हमको हाथ हटाना पड़ गया। फिर सोचिए क्या था भाई, कैसे हो गया ये, कौन स्विच ऑन कर दिया था। तब दिमाग काम कर रहा है, लेकिन जब वो कांड हो चुका था तब तक तो इसके पास समय ही नहीं था, लेकिन मेरा हाथ ऑटोमेटिक हट गया। तो ये जो बिना दिमाग के इन्वॉल्व हुए जो एक्शन हुआ, वही हुआ रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये होता क्या है, उसके बारे में ही इस चैप्टर में पढ़े। क्लियर है? अब प्रॉपर जो है हम लोग जो है इसका डेफिनेशन देखते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी को सर्वाइवल के लिए उसको हमेशा रिस्पॉन्ड करना जरूरी है, वो भी सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। किसके खिलाफ रिस्पॉन्ड करना है? टू स्टिमुली, स्टिमुली मीन्स मैसेज हिट रिसीव। अब अगर वो मैसेज रिसीव कर रहा था कि हाथ जल रहा है, और अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा उस हिसाब से, तो बच पाएगा क्या? नहीं बच पाएगा। तो ऑर्गेनिज्म का बॉडी का सर्वाइवल के लिए ये चीज़ बहुत जरूरी है। अब इस टॉपिक में ही हम 2 चीज़ पढ़ते हैं, जिसमें से वो दूसरा चीज़ है एकदम कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है, और ये मेन है। क्या है वो? मेन है, वो हम बताएंगे क्या है, वो सबसे लास्ट में शुरू करेंगे उसको, तो अभी उस पर फोकस नहीं करना। पहला है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एसोसिएटेड किससे भाई? नर्व से। क्लियर है? यानी कि जो तार बिछा हुआ है हमारे पूरे बॉडी में, जहां से जहां मैसेज जा रहा है उसके बारे में पढ़ना है। जैसे हम वॉकिंग करेंगे तो भाई ब्रेन मैसेज दिया होगा स्पाइनल कॉर्ड की वॉक करना है, फिर स्पाइनल कॉर्ड दोनों लेग्स को बोला होगा चल भाई चलना है। क्लियर है? क्लियर है? तो इस तरीके से ये सिस्टम कैसे वर्क करता है उसके बारे में हमको पढ़ना है। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि आपका ब्रेन कैसे वर्क करेगा। ब्रेन कैसे वर्क करेगा मतलब कि मान लो 2 तरह के व्यक्ति है, एक पूरा ट्रेनिंग लिया हुआ है आर्मी का, और एक नॉर्मल इंसान है। उसके सामने अचानक से परिस्थितियां कुछ खराब आ जाएंगी, चोर लुटेरे, तो दोनों का ब्रेन अलग तरीके से काम करेगा। एक फाइट करेगा और एक फ्राइट हो जाएगा, डर जाएगा। ठीक है, तो वो है वो वाला पार्ट। ठीक है, तो उस पर लास्ट में आएंगे। क्लियर है? अब पढ़ना है इसमें नर्वस सिस्टम। क्लियर है ना? ठीक है, चल हाँ
नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट। कितने पार्ट? 3 पार्ट। मतलब 3 नर्वस सिस्टम होते हैं। कौन कौन बता रहे हैं, ठीक है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको कि सीएनएस बोलते हैं। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको कि पीएनएस कहते हैं। और एक तीसरा है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जिसको एएनएस कहते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है बात? नर्वस सिस्टम 3 है। एक हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक हुआ पेरिफेरल नर्वस। हम मौका देंगे। नर्वस सिस्टम 3 हुआ, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल है वो सबसे मेन नर्वस सिस्टम है। कैसा नर्वस सिस्टम है? मेन नर्वस सिस्टम। अब इस सिस्टम के जो बाहरी वाला पार्ट है उसी को बोलते हैं पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब वो ऐसा पार्ट जिसको आप महसूस कर सको, छू सको, नस वगैरह जो होता है, ठीक है, जहां तक फैला होगा, तो वो हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम शायद आपके सिलेबस में नहीं है, हम आपको ऊपर से बस बता देंगे। क्लियर है? चलो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भाई अब ध्यान से देखिएगा ये चीज क्या है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका 2 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक है, दूसरा है स्पाइनल। क्लियर है? यानी कि अब हमको खोलो तो, बेचारी बर्थडे भी खराब गया, दरबान भी बनी हुई है, उसको बोलो तुम जल्दी क्यों नहीं आ रही हो, तुम्हारे वजह से हमको खोलना पड़ता है। हाँ, समझ में आ रहा तुमको? तुम बोलती क्यों नहीं है? बोलो, मजा आता है इसका में, नहीं? चलो, ब्रेन हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड हो गया भाई, ठीक है। अब एक चीज अब जो बताने जा रहे हैं सुनना ध्यान से। ब्रेन से ही जितने भी तार अलग अलग जगह पे ब्रेन में ही मौजूद हैं उनको कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। और स्पाइनल कॉर्ड से जो फर्दर तार निकलेंगे हाथों पे, कमर पे, पैरों पे जो जाएगा उसको बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स। अब ये पेयर में होते हैं। इनका होता है 12 पेयर्स और इनका होता है 31 पेयर। एक पेयर में 2 तो 12 में 24। इसी तरीके से 31 का हो जाएगा। फ्रॉग का एक्सेप्शन है, लिखवा दे रहे हैं, 10 ही पेयर होता है। क्लियर है? अब सुनिएगा, ऐसा लग रहा है ना कि इसमें कोई खून भर दिया है, हमको फीलिंग ठीक में आ नहीं रहा है। साहिल सर पे ब्लू भी था ना, चोरी करके ले गए क्या? चलो, यही है पीएनएस। समझ में आया? पीएनएस क्या है? यहां है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हाँ, तो सेंटर इसको बोले, फिर यहां से जो नस निकला है उसी को पेरिफेरल बोले। बात समझ में आया? ये बाहरी है और ये मेन है, यहीं से मैसेज जाता और ओरिजिनेट होता है। तो ये मेन हुआ ना भाई, सेंटर हुआ ना। हाँ, और बाहर से यहां मैसेज जाएगा और फिर क्या करना है, मैसेज वापस सेंटर से प्राप्त करेगा। तो ये सेंट्रल हुआ। ब्रेन के पास गया भाई, दर्द हो रहा है उस पॉइंट पे, ब्रेन मैसेज दिया हटा ले। क्लियर बात है? तो जो बाहर जो महसूस कर रहा है वो तो पेरिफेरल, ये ब्रेन था, स्पाइनल कॉर्ड यहां था, इन्वॉल्व था, जहां जल रहा है नहीं ना। तो सेंटर ये और ये हो गया, और ये जो नस फैला हुआ है ये तो बाहर ही हुआ ना। पॉइंट समझे? इसीलिए आपको हम समझाने के लिए एक में ही लिखा है और उसको लिखा है ऐसे। क्लियर है? यानी कि जो मेन है भाई, जो सेंटर है जहां से मैसेज पहुंचेगा और मैसेज ओरिजिनेट भी होगा, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो झेल रहा होगा सब कुछ बाहर, जो इंतजार करेगा उस मैसेज का पहुंचने का और तब तक स्टॉप रहेगा, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रहेगा। क्लियर है? बात समझ में आया? हाँ। अब इस फ्रॉग के पास 10 पेयर, ऐसे इंसानों के पास 12 पेयर रहते हैं और उन स्पाइनल में कितना पेयर रहते हैं? एक 31 पेयर। क्लियर है? यहाँ तक डाटा क्लियर। अब थोड़ा सा ऑटोनोमस के बारे में आपको बता देते हैं। अब देखिए, अब इसको ये तो हम बता दिए क्लासिफिकेशन क्या है। अब शुरू करेंगे यहाँ से भाई, फिर यहाँ आएंगे, फिर ये इसमें कुछ है नहीं, बस पेयर है, तार का जंजाल है, बस समझ जाओ इतना, उसमें कुछ बताना नहीं। तो मेन बताना है ये, फिर रिफ्लेक्स एक्शन, दैट्स इट। क्लियर है? चल, ऐसे मेंशन कर दे रहे हैं। एक हुआ सिंपैथेटिक और एक हुआ पैरासिम्पैथेटिक, यही स्पेलिंग लगेगा, ठीक है। ये बॉडी को नॉर्मल टू एबनॉर्मल ले जाता है और ये एबनॉर्मल टू
नॉर्मल नहीं आता है। क्लियर है? अब लिखो। अच्छा ये भी लिख लेना इसी में, ये जो है ब्लड क्लॉटिंग को कंट्रोल करता है। और ये जो है प्यूपिल डायलेशन को, प्यूपिल डायलेशन किसको बोलते हैं जी, बताइए? प्यूपिल डायलेशन किसको बोलते हैं? और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो जो प्यूपिल डायलेशन में मदद करता है, प्यूपिल डायलेशन किसको कहते हैं? चलिए अब हेडिंग मारिए कॉपी में, फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम पूछ देगा। एंड स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज, बर्गर किंग लिख ली क्या? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन, NURON। ठीक है, बोले तो यार, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी इज, तो न्यूरॉन है क्या? गवारों, सेल ही तो है। यही नहीं पता है तो क्या ही पता रहेगा? अरे हर चीज बॉडी में सेल से बना है, तो फिर उसका नाम रख दिए, मसल से बना है, मसल सेल, नर्व से बना था नर्व सेल। क्या यार, चलो हो गया। फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम लिखो फटाक से, हेडिंग मारो, फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। इज न्यूरॉन बोलते हैं, न्यूरॉन, NURON। न्यूरॉन बोले, नर्व सेल बोले, सब एक बात है, एक ही होता है। हाँ जी, पहला पॉइंट, टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरमेंट, टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरमेंट। हाँ, सेकंड पॉइंट, टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स, to receive the information from various body parts। ठीक है, to act accordingly through muscles and glands, to act accordingly through muscles and glands। पढ़िए और मतलब समझाइए, हम ठहरे अनपढ़, हमको नहीं समझ में आया क्या लिखा है, बताइए। गवर्नमेंट जॉब, ऐसी चिट्ठी मार के, नीट वाला में भी हम ही थे। बताइए क्या है मसल्स एंड ग्लैंड्स, बताइए क्या मतलब समझे इसका, क्या काम है नर्वस सिस्टम का? पहला तो जो इन्वायरमेंट से हमको मैसेज मिल रहा है वो लेंगे हम, उसके अलावा हमारा जो बॉडी पार्ट्स हमको मैसेज देना चाह रहा है वो भी लेंगे हम। ये नहीं कि इन्वायरमेंट में इधर गर्म है, छुए हुए हैं, बॉडी पार्ट्स मैसेज नहीं भेज रहा है कि भाई गर्मी लग रहा है हाथ हटा ले, और तो ये रखे रह जाएगा और वो जल के राख हो जाएगा, फिर पता चला बॉडी पार्ट्स नहीं बचा। पॉइंट समझ रहे हो ना? तो दोनों से मैसेज रिसीव करना जरूरी है ना। हाँ, अब एक किसी चीज की तरफ जा रहे हैं, आपको फीलिंग आ रहा है कि भाई बहुत गर्म जगह है वो, तो क्यों जाना है फिर? ठीक है, तो वो करना। अब जब दोनों से मैसेज रिसीव हो गया हमको, इन्वायरमेंट से भी और हमारे बॉडी पार्ट से भी, तो अब जो उससे बचने के लिए जो भी मेरा बॉडी को करना पड़ेगा, तो एक्ट अकॉर्डिंगली विद द हेल्प ऑफ मसल एंड ग्लैंड। फिर मसल को ऑर्डर दिया जाएगा, ये जल्दी हटा, ये कर वो कर। ठीक है, आज समझ में, ये काम है हमारा नर्वस सिस्टम का। अब आते हैं, ये पूरा नर्वस सिस्टम का स्मॉलेस्ट फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट कौन होता है? न्यूरॉन होता है। यानी कि ये पूरा नर्वस सिस्टम किस चीजों से बना हुआ है? न्यूरॉन से, भर भर के। मतलब ऐसा समझ लो कि 6 से 12 करोड़ न्यूरॉन से बना हुआ है पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम। क्लियर है? तो अब हम पढ़ने जाएंगे इंपॉर्टेंटली न्यूरॉन्स के बारे में। क्या अब हम लिख दे रहे हैं, क्या है नर्व इंपल्सेस का मतलब? स्टिमुली का मतलब? तो कंफ्यूज, हाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्लियर है भाई? सिंपल सा बात है, सेंसेस बोले या मैसेज बोले, एक ही बात है ना। सेंस बता रहा है कि ठंडा लग रहा है हमको, वो स्किन फील किया कि भाई अब ठंडा लग रहा है, तो अब वो बता रहा है ठंडा लग रहा है, तो एक मैसेज ही ना दे रहा है। स्टिमुली हो चाहे नर्व इंपल्सेस हो, क्या होता है? मैसेज होता है। क्लियर है? अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको हम बताएंगे कैसा होता है पूरा डिटेल में। तो देखिए, ऐसे ऐसे करके लिख लीजिएगा और ऐसे ऐसे करके बनाइए। मस्ती मजाक दरकिनार रखिए, 5 मिनट ध्यान यहाँ दे लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा इधर बैठ जाइए, सब ध्यान से देख के सुनिएगा। इस पार्ट को क्या बोला गया? डेंड्राइट बोला गया। इसको सेल बॉडी, ये सेल बॉडी, ये पूरा बड़ा वाला पार्ट होता है और उसी का न्यूक्लियस होता है।
और सेल बॉडी का डेफिनेशन में आपको बताएं कि इसके पास न्यूक्लियस भी होता है, सेल ऑर्गेनल्स भी होता है, यानी कि जो ये जो नर्व सेल है इसका न्यूक्लियस वगैरह सब इसमें है, सेल ऑर्गेनल्स सब इसी में। ये बाहर वाला डेंड्राइट है। अब ये जो पतला वाला ट्यूब गया है, ये जो अंदर वाला ये जो ट्यूब है इसको कहते हैं एक्सॉन। और एक्सॉन को प्रोटेक्शन देने के लिए ऊपर में जो ये लगा हुआ यही 6 है जो A1-2 mm होता है, क्योंकि अगर कभी भी कुछ कटा वटा तो डायरेक्ट ऊपर वाला कटेगा, ये ना कटे। ये कट गया तो देख लो कि मैसेज ट्रांसमिट होगा ही नहीं, तार कट गया ना, तो प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ। अब लास्ट वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब देखिएगा, ये अगले वाले न्यूरॉन से टच्ड है क्या? तो ये वाला न्यूरॉन को, ये न्यूरॉन 1 को इससे पहले वाले न्यूरॉन से मैसेज मिला, यानी कि मेरा बॉडी पार्ट जो चीज छुआ और यहाँ पे जो पहला न्यूरॉन होगा वो मैं उसको मैसेज मिला, उससे इसको गया होगा, इससे इसको गया होगा, इससे वही चेन चलता रहा। ठीक है, तो इसको इससे पहले वाले से आया होगा मैसेज, उसको उससे पहले वाले से, फिर इसको आया तो ऐसे मूव किया मैसेज और फिर इसको मिला विदाउट टच किए हुए। ये जो जादुई रूप में जो एक अजीब सा इंपल्स जाता है बिना टच किए हुए, मैसेज वाया ब्लूटूथ कनेक्टेड हो गया, इसी को बोलते हैं साइनैप्स। तो पूछोगे कि साइनैप्स क्या है, तो कुछ दिखने वाला चीज है, इमेजिनरी है ना, इमेजिनरी है ना, बट मैसेज यहां से वहां ट्रांसफर हो जा रहा है और ये सिस्टम ऐसे ही काम करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो साइनैप्स के अंदर जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है बाय विच प्रोसेस, जैसे कनेक्ट हो गया आवाज सुनाई दे रहा है तो बोलते हो ना सब ब्लूटूथ से कनेक्ट किया हुआ मैसेज सुनाई दे रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, जब मैसेज यहां से वहां जा रहा है बिना टच किए हुए तो उसको तो साइनैप्स बोले। अब ये मैसेज किस फॉर्म में जा रहा है, क्या बोलेंगे उस फॉर्म? बताइए, इम्पल्स। क्या बोलेंगे? लिखाए थे न्यूरॉन में, क्या लिखा है, पढ़िए डेफिनेशन। हाँ न्यूरॉन का कोई नहीं, कोई नहीं, नहीं है। सिमरन जो बोली वही सही है, नहीं है मतलब नहीं है ना। नर्व इम्पल्स बोलते हैं, ये जो मैसेज जिस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ उसी को बोलेंगे नर्व इम्पल्स। और ये इलेक्ट्रिकल और केमिकल दोनों होता है। क्या होता है? मिक्स रहता है, बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके वजह से भी ये पैदा कैसे होता है ये इम्पल्स, उसके बारे में उसे एकदम डेप्थ बता रहे हैं कि ये पैदा कैसे होता है। तो इलेक्ट्रिक की वजह से भी, और अब पूछोगे सर शरीर में इलेक्ट्रिक है, हम कौन सा बैटरी से कनेक्टेड है, अबे तो आयंस है बॉडी में, प्लस माइनस है, हुआ ना इलेक्ट्रिक, तो उसके वजह से भी। और साथ में एक दूसरा क्या बोले, केमिकल, वो तो रिएक्शन हो ही रहा है ना, Na है और वो सब सोडियम खा रहे हैं, Na प्लस है, Cl भी है तो माइनस है, तो प्लस माइनस मिलकर केमिकली रिएक्शन बनाएगा ना। हाँ क्लियर, समझ में आ गया ये डेंड्राइट का सिस्टम, ये क्या है। अब आपका सबका डेफिनेशन लिखा दिए, आप देख लीजिए। इसका काम है इंफॉर्मेशन रिसीव करना इससे पहले वाले न्यूरॉन से, ये अपने अंदर, फिर यहां से इंफॉर्मेशन आया अपने अंदर लेगा, यहां से लेने के बाद इंफॉर्मेशन इसको ट्रांसमिट किया, अब ये लंबा तार है जो इसको भेजता है, फिर यहां पहुंच गया तो यहां से जादुई रूप में अगला न्यूरॉन को मिल जाएगा। ऐसे ही मैसेज आपका ट्रांसमिट हो रहा है। क्लियर है बात, समझ में आया? चलिए अब इसी में पढ़ना है, न्यूरॉन का डेफिनेशन हो गया, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और कैसे काम करता है वो हो गया। अब पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के भी तरीके होते हैं, मतलब टाइप्स अलग होते हैं। ठीक है, चलिए तो उसको शुरू कर रहे हैं और इसका पिक्चर मिटा रहे हैं। आओ आओ आओ, मस्ती मजाक बन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हुआ तुम्हारा, चलो हो गया सबका, चलो इधर ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट है, समझ लो, कंफ्यूज करता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में 3 तरह का है, एक सेंसरी है और एक मेन मोटर है, यही याद रखो, ये हम बताएंगे, बीच वाला बहुत ही आसान है। ठीक है, सेंसरी और मोटर है। अब जो हाथ मेरा मान लो ये गरम पतीला है, गरम पतीला पे लगा, तो ये वाला उंगली का पार्ट जो मेरा मैसेज लिया कि बहुत ही ज्यादा गर्म है, और जो मैसेज लेके ब्रेन तक गया, क्लियर है, तो ये वो करता है, ये मैसेज कौन ट्रांसमिट फ्रॉम रिसेप्टर्स, रिसेप्टर कहां से वो मैसेज लिया, यही पार्ट छू रहा था ना मेरा, तो यहां से मैसेज जो जनरेट हुआ और जाके किसके पास गया, वो रिफ्लेक्स एक्शन है,
ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड होके ही ना फिर उसके पास जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन सीधा नहीं जाएगा, इसमें जंक्शन मानना था कि स्पाइनल कॉर्ड होते हुए जा रहा है। आप लोगों को बताए थे सिर्फ इसका और इसका डायरेक्ट कांटेक्ट है। हाँ, और ये खुद आपको पता होगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही सिर्फ लिखा है। हाँ, तो वही मैंने उसके बाद जो तार का जंजाल निकला हुआ है वो पेरिफेरल में आया, तो ये तो पेरिफेरल में है ना, तो ये स्पाइनल को भेजेगा, फिर इसका स्पाइनल और ब्रेन का सीधा जाएगा, ट्रांसमिट होकर मैसेज होगा। तो पहले तो ब्रेन के पास ही जाएगा ना, मेन तो ब्रेन ही बताएगा क्या करना है। नहीं, पॉइंट नहीं समझ पाया। हाँ हाँ हाँ, वो ठीक समझिए मेरा कहने का मतलब, वो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड उसका डेस्टिनेशन नहीं है। सुनो 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 सुनो, हम यहाँ पे खड़े हैं, बीच में कोई गांव है, हमको यहाँ पहुंचना है, हम यहाँ से पार हुए, यहाँ रुकेंगे क्या? रुकेंगे क्या? मेरा डेस्टिनेशन कहाँ था? तो मेरे को मैटर क्या करेगा वो ना, हम गए उधर से भी, लेकिन हम गिने क्या उसको अपने रास्ते में? नहीं। अरे स्पाइनल कॉर्ड से ही होके गुजरे, इस गांव से होके गुजरे ना, तुमने गुजरे नहीं क्या? हम इस गांव को नहीं देखे क्या? लेकिन हम वहां रुके क्या? तो बस हाँ, यही बोलना चाह रहे थे आप, डायरेक्ट समझ लेते ना सर। चलिए, जहां पे जला वो मैसेज यहाँ से पहले स्पाइनल कॉर्ड को भेजेगा, लेकिन उससे उसको कोई मतलब नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड को नहीं भेजना चाहता था। बच्चा कौन है? हमको लगा के बोल रहा है चॉकलेट, उसको बोला ऐसे नहीं डराया करें, उसको डर नहीं लगता, चिकली खा जाए। अरे डर गया। जब कहाँ से कहाँ मैसेज ले जाता बताइए? अच्छा, ब्रेन मर गया, रिसेप्टर टू ब्रेन। जो नर्व मैसेज ब्रेन में रिसीव करता है, यानी कि फ्रॉम रिसेप्टर टुवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड एंड एंड पॉइंट इज ब्रेन, द डेस्टिनेशन इज ब्रेन, उस नर्व को क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। अब जो मोटर न्यूरॉन है वो क्या करता है? मैसेज को कहां से कहां ले जाता है? फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड एंड टू द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ एफेक्टर ऑर्गन। क्लियर है? और जो तीसरा है इंटर न्यूरॉन, वो इन दोनों के बीच में मैसेज ले और वापस ले आता है। क्लियर है? यानी कि ट्रांसमिट मैसेज बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन एंड वाइस वर्सा। क्लियर है? अब आपको हम सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ मैसेज ऑफ इंपल्स फ्रॉम न्यूरॉन बताए थे। तो सबसे पहले मैसेज जो है इंफॉर्मेशन कौन कलेक्ट करता है? डेंड्राइटिक टिप्स करता है। डेंड्राइटिक टिप्स, हाँ वहां पे मैसेज आया। डेंड्राइटिक टिप्स पे जाते ही एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक इंपल्स जो है डेंड्राइट से किसके पास चला जाता है? सेल बॉडी, जिसके पास न्यूक्लियस है। अब उस सेल बॉडी से वो कहां चला जाएगा? पतला वाला वो जो ट्यूब है उसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन। क्लियर है? एक्सॉन से फिर लास्ट में क्या आता है? कहां ट्रांसफर हो जाएगा? नर्व एंडिंग। और नर्व एंडिंग से अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट में वाया ब्लूटूथ ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि ये न्यूरॉन 1 था और ये न्यूरॉन 2 है, ठीक है, कुछ ऐसा ऐसा करके था। मान लो यहां से ऐसे मैसेज गया और यहां से उड़ के ऐसे चला गया, तो ये बीच का जो पोर्शन है जो हवा में ट्रांसफर हुआ, ये जो जादू हुआ, इसको क्या बोलते हैं? क्लियर? ये फिगर जिया बनाई थी, ठीक है। चलो, रिफ्लेक्स एक्शन। क्या रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन पार्टिसिपेट करता है? क्या ब्रेन को इस बात का खबर रहता है, इंफॉर्मेशन रहता है? यस। यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है इतना फास्ट प्रोसेस होता है कि ब्रेन तक पहुंचने का बाद समय नहीं। हाँ, लेकिन ब्रेन को पता रहता है क्या हुआ है। क्लियर है? यानी कि हमारा रिसेप्टर से मैसेज जाता है और जाने के बाद सीधा रिफ्लेक्स कॉर्ड के पास पहले जाता है, वहीं से उसको ब्रेन के पास जाना था, लेकिन वहां ना जाके वो डायरेक्ट रिले न्यूरॉन के पास जाता है और रिले न्यूरॉन से जस्ट यू टर्न मारता है और मोटर न्यूरॉन उस मैसेज को इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाता है और वहां से हाथ हटाने को बोला जाता है। क्लियर है? तो जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसको जो डिस्कवर किया था वो कौन से साइंटिस्ट है? विलियम मार्शल डिस्कवर्ड किए। क्लियर है बात? समझ में आया? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। हो गया। ब्रेन किस हड्डी के अंदर होता है? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इसका ब्रेन है। याद रखना तुम लोग याद रखना, इसको यहां मुक्का नहीं मारना, इसका दिमाग खराब हो जाएगा। सुने, इसको यहां मार सकते हो,
सुनो सुनो, तुम लोग इसको यहाँ मार सकते हो, यहाँ मत मारना, यहाँ बेचारी का दिमाग है, ठीक है ना। ब्रेन कौन से बोन के अंदर रहता है, उस बोन का नाम क्या है? हाँ, कॉर्पस कैल्शियम, क्या कार्डियम, क्या बोली? स्कल को क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म है? क्रेनियम। तो ये पूछ रहे हैं तो स्पाइनल कॉर्ड, तो क्या अच्छा वो घुटना नहीं बोली थी। चलो जोक्स अपार्ट, ठीक है, पता चल गया सब कुछ ब्रेन के बारे में। अब जा रहे हैं ब्रेन के अंदर डीप। अच्छा, वो स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व सब हो गया था। स्पाइनल नर्व के 31 पेयर होते हैं और क्रेनियम के 12 होते थे, 10 होते थे। फ्रॉग और एक्सेप्शन भी थे, फ्रॉग और क्रोकोडाइल में कितने होते थे? 10 होते थे, ठीक है। अच्छा, और ठीक है, तो अब हम लोग जाएंगे किस पे? ब्रेन पे। ब्रेन को सीधा पढ़ने का हम एक चार्ट बताएंगे, बहुत इजी है। क्या क्या बोल रहे हो, जोर से बोलो। ब्रेन में कैसे जाएंगे? ब्रेन से जाएंगे। चलो चलो मजाक कर रहे हैं। ब्रेन का वेट कितना होता है अमूमन? 1.2 पॉइंट भी है, 1 kg 200 ग्राम, ठीक है, ठीक है। 1.2 kg टू 1.3 kg। ब्रेन टोटल कितने तरह के होते हैं? 3 पता है। कौन से स्कल के अंदर है? क्रेनियम स्कल। उसके ऊपर कौन सा मेम्ब्रेन है? ब्रेन के ऊपर हाँ मेनिंजेस मेम्ब्रेन है। और तीनों ब्रेन के बीच में, यानी कि ऊपर में तो मेनिंजेस का छिलका लगा हुआ है ब्रेन के अंदर, और बीच बीच में कौन सा लिक्विड भरा हुआ है? CSF फ्लूइड, बताए थे लास्ट में, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसका क्या काम है? सेरेब्रो, हाँ, तो CSF बोलते हैं ताकि याद रहे। तो ऐसे क्या बोले? ब्रेन के बीच में क्या है? CSF। कोई बोल दिया CSF, CSF फ्लूइड, ये पता चले कि वो पानी है इसलिए बोला जाता है, ठीक है। क्लियर है? CSF क्या है? फ्लूइड है। इस CSF फ्लूइड का ये बताइए, चलिए इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। CSF फ्लूइड का फंक्शन क्या है? एब्जॉर्ब, शॉक एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? चोट नहीं लिखेगा वहां की, जो चोट लगा ना वो बचा लिया सर। यहां लिखना है कि इट हेल्प टू एब्जॉर्ब शॉक एंड प्रिवेंट इंजुरी टू द, ठीक है, क्लियर है। चल अब ब्रेन के बारे में हम लोग भाई पढ़ेंगे। देखो ब्रेन के अंदर का अलग अलग इंपॉर्टेंट पार्ट। फोर ब्रेन के अंदर 2 चीज होता है, एक सेरेब्रम होता है और एक डाइनसीफेलन होता है। शायद डाइनसीफेलन आपको ना पढ़ना हो, एक बार देख लेना, क्लियर है, लेकिन ये जरूर पढ़ना है। ये तो लिखे हैं, लिखे थे, वो मिल नहीं रहा था, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आया? बात समझ में आया? ये वाला नहीं पढ़ना है, लेकिन इसी से ही 2 बनता है, क्लियर है। 4 ब्रेन में एक हमारे पास है सेरेब्रम, एक है डाइनसीफेलन। डाइनसीफेलन 2 पार्ट में, एक थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और इस तरीके से ही चार्ट बनना है। मिड ब्रेन में 2 पार्ट है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और तीसरा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्लियर है? क्लियर है, बता देंगे हम। हैंड ब्रेन, सेरेब्रम और मेडुला ऑब्लंगटा। इस तरीके से हमारे ब्रेन का चार्ट हो गया। मेडुला ऑब्लॉन्गटा, क्लियर है, मेडुला ऑब्लॉन्गटा। ओबी फॉर ओबी, ओबी फॉर ओबी, लॉन्ग टा, हो गया। हाँ क्लियर है, मेडुला ऑब्लॉन्ग, हाँ क्या? GATA, यही तो लिखे थे। तुम स्पेलिंग पे मत जाओ, मेरा कम से कम 2000 स्पेलिंग गलत होता है, पुराने स्टूडेंट्स को पता है। क्या पॉइंट समझ में आया? अब इसी तरीके से चार्ट याद रखना, और हम जो लिखा रहे हैं वो एक बार में याद हो जाएगा, पूरा ब्रेन खत्म हो जाएगा, और उसी को लिख देना बना के हो जाएगा। पूछेगा सेरेब्रम के बारे में तो याद रखना, हम आपको क्या बोले थे, सबसे डेवलप्ड पार्ट ब्रेन कौन होता है, और उसका ये होता है, क्लियर। यानी कि यही वो पार्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बोलेंगे मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ ब्रेन, क्लियर है। क्यों ऐसा? तो कुछ जरूर ऐसा कुछ काम करता होगा ना, फंक्शन, तो फंक्शन इट कंट्रोल। अब इसके आगे एक इंग्लिश छूटा हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको इंग्लिश आता तो आप खुद लिख लेते, तो हम मेन फंक्शन लिखा रहे हैं। इट कंट्रोल्स आवर विल पावर, मेमोरी पावर, क्लियर है। ओ सॉरी,
सोचने की शक्ति, ठीक है, थिंकिंग एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। क्लियर है? क्लियर है? इसीलिए डेवलप्ड पार्ट है, क्योंकि जो सोच सकता हो उसमें बहुत ज्यादा ताकत होगा। क्लियर है? जिसके पास विल पावर होगा विल पावर को कैसे कोई डिफाइन कर पाएगा? विल पावर क्या होता है भाई? कुछ भी कर जाने की जो तुम्हारे अंदर में विल पावर है कि ठान लिए तो बस ये करके दिखाना है तो करके दिखाना, उसी को विल पावर बोलते हैं। तो ये इसको आप पेपर पे बयान नहीं कर सकते हो ना, ये इस चीजों को कोई पेपर पे कोई भी बायो का टीचर हो चाहे डॉक्टर हो समझा पाएगा कि विल पावर क्या होता है। कैसे समझाएगा विल पावर क्या होता है भाई? तुम हरे का अलग विल पावर है। कोई आदमी आज ठाना कल भूल गया, कोई आदमी ठान ही नहीं रहा है, कोई अरे अलग अलग तरह। अब कोई आदमी है कि ठाना 10 दिन तक काम किया, उसके बाद कोई आदमी ने ठान लिया तो बस करके ही गुजरा, चाहे भले मौत हो गया लेकिन उसको करना था, भले वो सक्सेस नहीं कर पाया लेकिन वो पूरा 100% एफर्ट। तो वो विल पावर कैसे? उसका ब्रेन जैसे काम करेगा। क्लियर है? तो जो ठान ही नहीं रहा है वो है मगरमच्छ, उसका चमड़ी जो है हो गया है मोटा। ठीक है क्या? ठीक, अच्छा कोई दिक्कत नहीं भाई, हम ही चलो इधर अब आया डाइंसीफेलोन बस नाम है तो इंपॉर्टेंट तो है नहीं उतना, तुम लोग के में नहीं है, लेकिन बस एक नजर देख लेना, कहीं गलती से वन वर्ड में अगर आ गया तो डी से कुछ शुरू होता था, डाइंसीफेलोन ऐसे पढ़ते हैं, तो डाइंसीफेलोन। क्लियर है? अब उसके अंदर आता है भाई थैलमस और हाइपोथैलमस। ठीक है, थैलमस और, अब ऐसे याद रखना हिंदी मीडियम वाले जो कि कोई है नहीं फिर भी, थैला हाइपोथैला। ठीक है, थैला और लिख मत देना थैला, ठीक है? तो वो उसी थैले में जो एग्जामिनर है आलू भर के दे देगा। ठीक है, थैलमस एंड हाइपोथैलमस। थैलमस का क्या काम है भाई? थैलमस का 3 ही काम है, हॉट, कोल्ड, पेन। अब ये क्या चीज है? ये थैलमस है, माने कोल्ड थैलमस है, पेन थैलमस है। ये हम क्या लिखा होंगे? कॉमन सेंस का जरूरत है यहाँ। महसूस को क्या बोलते हैं? फील। थोड़ा सा हाँ साइंटिफिक टर्म है ये सर, ये फील कर रहा है। हम सर अच्छा फील नहीं कर रहे, ऐसे लिखिएगा कॉपी में, साइंस के वो भी कॉपी में। तो इट सेंसेस हॉट, फील और पेन। ठीक है भाई, कोल्ड वगैरह जो भी है, इट सेंसेस मतलब इसका बस एक ही काम है, एक ही फंक्शन है, एक फंक्शन ही लिखा है कि ये सेंस को पिक करता है। और किस तरह का सेंस को? 3 ही को। ठंडा तुमको लगता है, तुमको अचानक से ठंडा लगने लगा कि अब चादर उड़ाना पड़ेगा, तो समझ जाना थैलमस को पता चल गया है। गर्मी लगेगा, थैलमस को पता चल गया है, तुमको एक थप्पड़ मार दिए, देखो उसको पता चल गया, उसको थैलमस जग गया, उसको पेन हो रहा है। अब कैसे होगा इतना गर्मी में? ठीक है, थैलमस क्या सेंस फील करता है? पेन। क्लियर है भाई? अब आइएगा, जो ये हाइपोथैलमस है इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन बता रहे हैं, कंट्रोल्स कौन है वो? कौन सा ग्लैंड है वो? मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। 0.3 ग्राम का, कितना वजन है उसका? मात्र 0.3 ग्राम। और ये कहाँ प्रेजेंट है? पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में। कहाँ प्रेजेंट है? ब्रेन में। और ये ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं, ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। अगर ये इसमें गड़बड़ी आ गया ना, तो ना तो ग्रोथ हो पाएगा बॉडी वाइज, ना तो रंग रूप आ पाएगा, ना तो किसी भी तरह का डेवलपमेंट आप में हो पाएगा। मतलब ऐसे समझ लो कि अगर ये ज़्यादा काम कर गया तो आप नाटे बन जाओगे, कम काम कर गया तो लंबे बन जाओगे, ज़्यादा काम कर गया तो गोरे बन जाओगे, कम कर गया तो बहुत ही काले बन जाओगे। सब कुछ इस पर डिपेंडेंट है। हाँ, ये इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड। पानी में बैलेंस करना है, यही संभालता है। तुम्हारा जो सेक्स ग्लैंड हुआ उसको भी यही संभालता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है, ये एक लौता ऐसा ग्लैंड है जो 6 हार्मोन रिलीज करता है, अलग अलग तरीके का। तो उसमें जो बता रहे हैं वो एक इंसान जो बहुत ही ज्यादा छोटा है, जिसको डॉर्फ बोलते हैं, इसका ये मतलब है कि उसका ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ग्रोथ हार्मोन ठीक से नहीं छोड़ा, मतलब छोड़ा, बहुत ज्यादा छोड़ दिया, हिसाब से नहीं छोड़ता है। हाँ, उल्टा होता है, हाइट में उल्टा होता है, बहुत ज्यादा छोड़ दिया तो बौना और बहुत कम छोड़ा तो, और रंग में नॉर्मल होता है। रंग में आता है सोमाटोट्रोपिक हार्मोन। ये एक लौता ग्लैंड है जो 6 हार्मोन अकेले छोड़ता है।
बाद बाकी सब एक एक ही हार्मोन छोड़ पाता है। क्लियर है? इसीलिए इसको क्या बोला गया है? मास्टर। और यही आपका नींद भी कंट्रोल करता है। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट तो बता दिए कि मास्टर। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड का लिख लेना भाई, 0.3 ग्राम। क्लियर है? उसके अलावा यही ग्लैंड जो है आपका देखिए, चलिए इधर देखिए, ये तो दिमाग का सबसे उम्दा पार्ट है, तो अच्छा चीज सोचता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस में आइए। सबसे पहले तो पिट्यूटरी ग्लैंड को संभालता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड आपके बॉडी के मैक्सिमम चीजों को संभालता है। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड का काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इस हाइपोथैलेमस का काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्या क्या संभालता है? आपका प्यास लगना, आपका भूख लगना, आपको गुस्सा आना, आपको प्यार आना, आपको नफरत आना, आपको खुशी मिलना, सब कौन संभालता है? हाइपोथैलेमस। इसके अलावा एक चीज और है, ये इसके अलावा और एक चीज है, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। यानी कि कब आपको गर्मी जैसा फील होगा, मतलब आपको गर्मी लग रहा है, ठीक है, ऐसा होता है ना कभी कभी कि अचानक से बहुत ज्यादा पसीना निकलने लग गया, तो जरूर बॉडी के टेम्परेचर में कुछ दिक्कत हुआ होगा, लेकिन मौसम में तो बदलाव नहीं हुआ, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? तो यही करता है, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। क्लियर है बात? बहुत सिंपल है। सेरेब्रम जो है डेवलप्ड पार्ट ऑफ ब्रेन है, तो वो सोचने की शक्ति और कैलकुलेट करने की शक्ति रखेगा। विल पावर हो गया, मेमोरी पावर हो गया, याद करने की शक्ति होगी। जितना भी पावर वाला वर्ड आएगा उसी में जोड़ देना, विल पावर, मेमोरी पावर, आपका थिंकिंग पावर, ठीक है, सोचने की शक्ति, तीन तो पावर वाला हो गया। उसके अलावा आपका क्या कर रहा है? मैथ बनाने के लिए थिंकिंग एबिलिटी चाहिए और लॉजिकल रीजनिंग चाहिए। सिंपल, मतलब जो मेन बुद्धि है वो कौन है? यहां है, तो यहां नहीं मारना चाहिए। समझे? जो कहते हैं ना ऐसे करके हाथ ऐसे लेके जो मैथ बनाता है ऐसे करके, तो मम्मी बोलती है ना यहाँ हाथ रख के मत बनाओ, क्योंकि दब जाएगा ना जो नॉलेज आ रहा है। हाँ हाँ, इसको अगर हटा के बनाएंगे ना, हमको लगा इसको हटा के बनाएगा, बिल्कुल बनेगा। फिर हम तुमको देखेंगे रांची का पागल खाना में 2 पागल बैठ के चेस खेलेगा, मैथ बनाएगा, क्योंकि पागल है। कुछ भी खेल सकता है, तुमको खेलना है तो उसके लिए क्राइटेरिया पागल होना पड़ेगा। चलो ठीक है, बात समझ में आया ना? तुम्हारा ये एबिलिटी क्या कह रहा है? ये फोर ब्रेन का, ये सेरेब्रम क्या कह पा रहा है? कैसे? ठीक है, तुम नौकर रखिए तो क्या दिक्कत है? पर्सनल असिस्टेंट। यहाँ तक क्लियर भाइयों एवं बहनों? क्लियर? चलेगा? क्लियर यहाँ तक? चलो अब आते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये बहुत इजी पार्ट है, मिड ब्रेन बहुत इजी है, सुन लीजिए। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रिजेमिना ऐसे पढ़ते हैं, फिर कॉर्पोरा। क्लियर है? इसका फंक्शन क्या है भाई? बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। क्या कंट्रोल करेगा? सुनना और देखने की शक्ति को यही संभालता है। कौन? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। बताए थे मिड ब्रेन वाला। क्लियर है? अब एक रहा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इस कॉर्टेक्स को ऐसा समझिए, ये तार है, इसका एक ही फंक्शन है कि ट्रांसमिट करना मैसेज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन एंड वाइस। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, हियरिंग एंड विजन पावर। अब इसका ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या करता है, ध्यान दीजिए। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या करता है, ध्यान दीजिए। ये बेसिकली एक तार है, ये बेसिकली एक तार है जो जोड़ता है ब्रेन को, और यानी कि मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को भेजना और ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को भेजना, वो कौन करता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स करता है। और इस गर्दन में ही उसका इंटरजेक्शन है, मतलब वहीं पे वो मीट कर रहा है। भाई यहां से खुद इमेजिन करो, यहां से ब्रेन चालू हो जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड नीचे से आके तो यहीं मिल रहा होगा ना कहीं। क्लियर है? क्लियर है? और यहां पे इसको प्रोटेक्ट करता है एक बोन जिसका नाम है एटलस बोन। कौन सा बोन? एटलस, मैप देखे हो ना, उसी नाम पे ही है, सेम स्पेलिंग है, एटलस बोन। वो एटलस बोन ना आगे मूव कर सकता है ना पीछे, उसका सिर्फ एक मूवमेंट है, लैटरल, ऐसे या ऐसे। अब मत बोलना सर ऐसे से तो लोग करता है, तो चल दिया क्या आगे? नहीं ना। हाँ या एकदम राइट। तो कैसे करके दिखाओ, करके दिखाओ सबको। ऐसे ठीक है, उतना तक वो कर सकता है, लेकिन उसको बोलोगे कि मतलब ऐसे है, पूरा पीछे घूम के देख ले, करके देखो, ऐसे टूट जाएगा। अब उल्लू तो अच्छा करके दिखा दो, मान जाएंगे, उसका गर्दन टूट जाएगा और क्या।
कोई अपना गर्दन कैसे घुमा सकता है भाई? हम लोग उल्लू थोड़ी है। हाँ तो बर्ड्स लोग का 360 घूमता, वही तो आपको बोल रहे हैं उल्लू। और जिसमें से सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी किसके पास है? आउल के पास, उल्लू के पास सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। वो खड़े खड़े पूरा रोटेट कर सकता है 2 बार, 1 बार नहीं टूटता है क्योंकि गर्दन नाजुक है और हम लोग का गर्दन थोड़ा हार्ड है। पागल वागल है क्या? कल को मम्मी बनेगी अपना ही बच्चा मार देगी यार तुम तो। फिर हम लोग न्यूज में पढ़ेंगे एक बच्चे ने मारा अपना, नहीं एक बच्चे ने क्यों मारा, एक माँ ने मारा अपने बच्चों को। ये देखिए नाजुक होता है तो उसको जरा सा भी छेड़ोगे तो टूटने का चांसेस ज्यादा है ना। सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक ऐसा तार जो जोड़े और कोऑर्डिनेशन करने में मदद करे। क्लियर है? अब आते हैं इसमें सेरेबेलम। ये बहुत इजी है भाई। सेरेबेलम पढ़ो क्या लिखा है। सेरेबेलम क्या करता है? बस अगर हम चलेंगे तो मेरा पैर कैसे मूव करना चाहिए, हाथ कैसे मूव करेगा, बैठ रहे हैं तो क्या चीज बेंड होना है, क्या चीज स्ट्रेट रखना है, सब कुछ कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? सेरेबेलम। यानी कि हम अगर खड़े भी हैं तो पैर कौन सा मुड़ा रहना चाहिए, किस पे ज्यादा स्ट्रेंथ है, हाथ कैसे होना चाहिए, सब कौन अभी संभाल रहा है। और हमको अगर ये कौन से ब्रेन में? हिंड ब्रेन, पीछे वाले ब्रेन। और हमको अचानक से कोई आके पीछे मार देता है तो हम क्या हो जाएंगे? अचानक से गिर जाएंगे, क्योंकि ये काम करना, ये हिल जाएगा ना, तो इसको समझ में नहीं आया कि कोऑर्डिनेट कैसे करें और हम गिर जाएंगे। समझ में आया बात? ये इसका अभी हम लाइव एग्जांपल दिखाएंगे। आओ जी यार, आओ अंजलि, तुमको इनरोल करना है, वॉलंटियर होना है। चलो क्लियर है? समझ में आया? अपना कैसे कर सकते हैं? खुद को कौन मारता है? चलिए अब आते हैं सबसे अंतिम पड़ाव पे, और ये सवाल 7 करोड़ के लिए आपके सामने। ठीक है? मेडुला ऑब्लांका। क्लियर है? ठीक है। अब ये जो मेडुला ऑब्लांका है, मेडुला ऑब्लांका ये क्या संभालता है भाई? जितना भी प्रेशर से रिलेटेड चीज है, प्रेशर या स्पीड से रिलेटेड चीज है या फोर्स से रिलेटेड चीज है, वो संभालता है। तो क्या क्या होगा? किस साइंस के वर्ड के पीछे प्रेशर लगा हुआ बताओ? हाँ, ब्लड प्रेशर से हार्ट रेट कंट्रोल होता है, हार्ट रेट हो जाएगा, आपका ब्रीथिंग रेट होगा, वो सब हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी कि क्या क्या आ जाएगा? ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग रेट, और सॉरी एक साथ है भाई, ठीक है, हार्ट रेट, दो अलग सा चीज संभालता है ये अपने कैटेगरी से निकल के। वो कौन सा चीज है देखिए और बताइए भाई। ब्लड प्रेशर से ये हार्ट कंट्रोल होता है। हार्ट ही ना ब्लड का प्रेशर से भेजता है सबको, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर रहा है मतलब हार्ट रेट भी कंट्रोल कर रहा होगा। ब्रीथिंग रेट, सांस लेने की शक्ति कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब रेस्पिरेशन उसी के अंडर प्रोसेस ही वही है, तो वो भी कंट्रोल कर रहा होगा। दो बस अलग करता है, खांसना और छींकना। ये कौन करता है? मेडुला ऑब्लांका। क्लियर है? यानी कि जब आपको खांसी आए तो आपका कौन चीज ये संभालेगा? ऑब्लांका। फिर स्नीजिंग भी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अब ये इसका क्यों रीजन, ये दो अलग सा चीज क्यों संभाल रहा है हमको बताइए। कुछ लॉजिक लग रहा है आपको? क्योंकि गवार हो, जब खांसते हो तो सबसे ज्यादा बॉडी मतलब गले से क्या निकल के बाहर आया? हाँ नहीं ठीक है, छींकते भी हैं तो क्या बाहर निकल के आ रहा है बताओ? मान लीजिए नहीं है तो कब फिर भी खांसी आया, हवा आता है। और हवा किस चीज से रिलेटेड है? इसमें देखो ना कहां से कुछ होगा जो हवा से रिलेटेड है। कोई टॉपिक पढ़ो। समझ में आया क्यों है काफिंग और स्नीजिंग? प्रेशर, ब्लड प्रेशर। हम तो बंद करके भी छींक सकते हैं। आँख खुला रहेगा तभी छींक के दिखा देंगे। अच्छी ब्रेन का अब ये वाला पार्ट मतलब कि आपको हम जो नर्वस सिस्टम, मेन जो नर्वस सिस्टम था वो हम कंप्लीट करा दिए। ठीक है, लेकिन अब बोलो कोई आएगा बोलेगा कि सर अभी तो वो कौन सा ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, हाँ वो सब बचा हुआ है। तो भाई देखो वो तुमको इस चैप्टर में तो डाल दिया है, लेकिन तुम्हारा जो मेन नर्वस सिस्टम है ना, जो नस का खेल है वो यहीं तक है। वो जो आ गया तुमको नहीं समझ में आ रहा, वो ग्लैंड है,
हाँ, ग्लैंड के अंदर से अपना एक लिक्विड छूट रहा है, यानी कि हार्मोन छूट रहा है, और उसके हिसाब से चीजें कंट्रोल हो रही हैं। ठीक है, अब वो ब्रेन के थ्रू ही होता है, इस वजह से इस चैप्टर में डाला है, लेकिन वो एक्चुअली में देखा जाए तो नर्वस सिस्टम में नहीं आता, मगर उसको ब्रेन ही कंट्रोल करता है। ठीक है, इसलिए उसको इसी चैप्टर में पढ़ाया जाता है। तो यहां से हमारा मेन नर्वस सिस्टम खत्म हुआ, यानी कि क्रेनियल के बारे में, चाहे ब्रेन के बारे में, चाहे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, चाहे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, कौन सा ब्रेन किस तरह काम करता है, वो सब पार्ट खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा लीवर है, जो हमारा पैनक्रियाज है, ठीक है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है जो गले के पास रहता है, उसके ऊपर में पैराथायराइड ग्लैंड है। ठीक है, ये सब ग्लैंड बॉडी का क्या क्या पार्ट को कंट्रोल करता है, क्लियर है, क्या क्या पार्ट को कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल करता है, कौन सा वो हार्मोन छोड़ रहा है, नाम क्या है, वो हार्मोन नहीं छोड़ेगा तो क्या होगा, हार्मोन ज्यादा छोड़ देगा तो क्या होगा, इस बारे में पढ़ना है। तो इस तरह के सिस्टम को बोला जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। कौन सा सिस्टम भैया, इंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, तो दो तरह का सिस्टम होता है। क्राइन का मतलब वो वहां से ओरिजिनेट हुआ जहां से ब्रेन का स्कल का नाम ओरिजिनेट हुआ, और क्या था, क्रेनियम। अब समझ में आया, अब समझ में आया, ठीक है, चलिए आइए। तो एक्सोक्राइन सिस्टम वो होता है, अब देखो इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है, वैसा लिक्विड जो बॉडी के अंदर छूटेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो बहुत एसेंशियल है। तो जो इंडो हो रहा है, बॉडी के अंदर में जो लिक्विड छूट के काम हो रहा है, उसको बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम, और कुछ लिक्विड जो जिसको बॉडी के बाहर जाना है उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन सिस्टम। अब आपको मैं तो इंडोक्राइन पढ़ना है, आप एक्सोक्राइन का कुछ कुछ देख लो। भाई पसीना कहाँ निकल रहा है, बॉडी के अंदर के बॉडी के बाहर, तो कौन सा सिस्टम में आना चाहिए था, यानी कि ये जो स्वेट निकल रहा है, जो स्वेट के अंदर से स्किन के पास दो ग्लैंड होता है, ये हमारा स्किन है भाई, इसके पास दो ग्लैंड है, एक है स्वेट ग्लैंड जो पसीना छोड़ा बाहर, और एक है सेबम ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, SUSEBUM, सेबम ग्लैंड, वो छोड़ा ऑयल, जो कहता है ना ऑयली स्किन है, चिपचिपा टाइप लगता है। तो समझ में आया क्यों चिपचिपा लगता है, क्योंकि हमारे स्किन के पास कौन सा ग्लैंड है, दो ग्लैंड है, एक तो जो छोड़ता है उसी का नाम पे है स्वेट, तो स्वेट ग्लैंड स्वेट छोड़ेगा, और एक है सेबम तो ऑयल छोड़ेगा। क्लियर हो गया, हाँ, कैसा टाइप का, जिस पकौड़ा छान, हाँ पकौड़ा छान सको उसमें, छानना तुम, ऑयल का तुमको कितने टाइप का पता है, कौन कौन बताना जरा, कितने टाइप का पता है, ये चीज हमको बताओ। तो पहले हमको ये बताओ, पहले हमको ये तो बताओ कि टाइप किसको कहते हैं, तुम क्या समझ रहे हो कि कोकोनट और आलमंड ये दोनों अलग अलग ऑयल हो गए। ऑयल दो ही तरह का होता है भाई, सिंपल भाषा में, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सिंपल, अच्छा वाला कौन होता है, तो जो ऑयल निकल रहा है स्किन से वो अच्छा वाला है, तो खुद दिमाग लगाते, ऐसे पहुंचो हर चीजों पे, और क्या है, हर चीज के पीछे लॉजिक है। फैट के बारे में जानना था तो फैट का इतिहास उठाओ, इसका एक्सोक्राइन के बारे में जानना था तो ब्रेन का इतिहास उठाओ। चलो आगे बढ़े, नोआ, हमको नहीं लगता, मार के दिखाओ, हमको यकीन नहीं, वो नहीं गिरेगी, एक थप्पड़ मारने से तुम्हारा नीचे न, तुम में इतना ताकत ही नहीं है कि मार के तुम गिरा सको, दम है तो प्रूफ करके दिखाओ, चैलेंज 5000 का। चलो और देखते हैं, अरे नोहा इधर देखो, मुआ इधर आओ। हाँ भाई, एंडोक्राइन में एक हो गया, एक तो आपको स्किन वाला बता दिया, आईब्रो और व्हाइट वाला आई बॉल दिख रहा है मेरा, व्हाइट कलर का कुछ तो भी दिख रहा है आँख के अंदर, दिख रहा है ना, तो ये बॉल कहीं अंदर तक होगा, यहां तक होता है ये बॉल, देख लो यहां तक होता है ये, हाँ तो छोटू से सब देख लेगी, आई बॉल समझा, यहां तक होता है। तो इस बॉल और इस आईब्रो के बीच में, यानी कि इस पोर्शन में गैप होता है, और यहीं पे होता है आपके पास पियर ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी तो ब्रेन के पास है, मास्टर ग्लैंड अभी तो लिखा है, तुम कैसे बोल सकते हो, तुम्हारी मिस ढकलेल है, वहां पीनियल ग्लैंड उसको बोलते हैं, तुम पिट्यूटरी से याद कर ली होगी, पीनियल ये ब्रेन में है, इसको ये भाई मास्टर ग्लैंड है, बुरा मान जाएगा, ये पूरे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ये बुरा मान जाएगा, ये यही है, सॉरी यहां है, हमको भी कंफ्यूज कर देगी, कहां लिखा है पिट्यूटरी ग्लैंड, डायंसिफिलोन, कौन सा ब्रेन, पहुंचो उसका एड्रेस तक, यहां है वो, यहां वहां नहीं रहेगा नॉर्मल जगह, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है।
अब जो आंखों के बीच में है, मतलब आंख का वो व्हाइट वाला पोर्शन और उसके ऊपर आईब्रो, उसके बीच में कौन सा पोर्शन हो गया? ये वाला पोर्शन हुआ ये वाला पोर्शन। हाँ, वहीं पे रहता है टीयर ग्लैंड, उसी को साइंस के टर्म में बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, PINNEAL। क्लियर है? इसका एक ही काम है भाई, जब भी आपके आंखों में कचड़ा जाएगा तो उसको भर भर के आंसू छोड़ना है ताकि वो कचड़ा बाहर जाए। कचड़ा जाता है तो आंसू नहीं निकलता है, खुद कॉमन सेंस लगाओ। नहीं, वो आपका इमोशन वो अलग चीज हो गया। इसका मेन काम क्या? वो आपका रोना संभालने के लिए नहीं बैठा हुआ है, उसको एक इंपॉर्टेंट काम है, उसके बावजूद वो आपके दूसरे कामों में एक सहायता दे देता है, ठीक है? लेकिन उसका मेन काम वो नहीं है कि उसका ये काम नहीं है कि आदमी रोएगा तो हम बहेंगे बैठ के। उसका ये काम है कि अगर अचानक से इसको चोट लग गया या अचानक से कोई फॉरेन पार्टिकल आया तो तुरंत पानी छोड़ के उसको भगा देना है। क्लियर? और वो नॉर्मल फ्लूइड नहीं है, तुम सोच रहे हो कि ऐसी फेंक दिए। बॉडी से कुछ भी चीज निकल रहा है तो नॉर्मल फ्लूइड नहीं होता है वो, ठीक है? उसका टेस्ट अलग होता है, वरना सब उसको पीता, वाटर नहीं है वो। बेसिकली बात है कि ये जो निकल रहा है, जो पसीना निकल रहा है, ये टॉक्सिक है। क्या है? अगर किसी इंसान को पसीना नहीं निकलता है, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा बीमारी होने के ज्यादा चांसेस है। जिसको जितना ज्यादा पसीना निकलता है, इसीलिए देखते हो एक्सरसाइज करने को बोलता है जरूरी है। क्यों? रीजन क्या है एक्सरसाइज करने? क्योंकि हाँ, स्वेट आपका उस टॉक्सिक जहर को निकालता है जो आपने जाने अनजाने में गलती से ले लिया और वो आपके बॉडी को हार्म कर रहा है, और इसीलिए वो गंदा पदार्थ स्मेल करता है, पसीना स्मेल करता है। और आपको एक चीज बता दें, जो व्यक्ति सिगरेट ज्यादा पीता है उसका पसीना और ज्यादा बदबू मारता है, क्योंकि वो ऑलरेडी और अपने अंदर क्या लिया? जहर लिया, तो उसका जहर और बाहर निकलेगा ना, तो उसको पसीना भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। समझ में आया? और जिसको पसीना नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि वो बहुत ही जल्दी बीमार हो जाएगा। ये फैक्ट है। ये नॉर्मल, ये हम मजाक के सेंस में नहीं बोले हैं, नॉर्मल बोले हैं। इसीलिए हर हेल्दी और लंबा वही जिएगा जो पर डे एटलीस्ट आधा घंटा या 15 मिनट भी पसीना निकाल रहा होगा। जो दिन भर पेट में बैठा हुआ है, एसी में बैठा हुआ है, उसका कुछ नहीं हो सकता है, पसीना नहीं निकलेगा, टॉक्सिक बाहर नहीं निकल रहा है। क्या लेटे क्या करते हो? पसीना निकल रहा है, वो अलग बात है। हाँ, तो निकला ना, कोई बात नहीं, निकला तो अच्छा। एक चीज और, आपने इमेजिन किया, आपने बोल रहा है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, खाते वक्त भी हल्का पसीना निकलता है, बॉडी हीट हो जाती है। इसीलिए कहते हैं तुरंत खाने के बाद क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉडी गर्म होगा, ठंडा गर्म मिलेगा तो क्या होगा? सर्दी होगा। पागल आदमी कुछ भी खाने के बाद, अगर आप खाना खाए ना तो आपका बॉडी हीट होगा। आप कुछ भी खाओ, सिंपल ये फैक्ट है। अगर आप खाए हो उसके बाद आधा घंटा तो कम से कम लेना। और अगर बहुत मजबूरी है कि अब लेट हो गया खाने के बाद, मतलब आपको जोर से भूख लगा तो हम खा लिए, लेकिन आपको ऑफिस निकलना है, कहीं काम पे निकलना है और टाइम नहीं है मेरे पास कि मतलब कि हम बिना नहाए जा नहीं सकते, दिक्कत हो जाएगी, अच्छा जगह पे जा रहे रिप्रेजेंटेशन का, तब क्या करो? परफ्यूम लगा के नहीं। अगर बहुत ही नहाने का मन है तो क्या करो, जब नहाने जाओ तो एक वो पानी जो गिरता है अंदर से वो लेके मुंह में भर लो, और पीने का नहीं, और उसको मुंह में ही रख के पूरा नहा लो, कभी सर्दी नहीं होती। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है? एक्सो का मतलब बहुत इजी है, मतलब क्या है? बाहर, और इंडो का मतलब है अंदर। क्लियर है? मतलब क्या होता है? जो लिक्विड अगर बॉडी से बाहर की ओर निकले और जो ग्लैंड उसको निकालता हो तो उसको बोलते हैं एक्सोग्लैंड। क्लियर है? और इंडो मतलब इनसाइड। अब ध्यान से सुनिएगा फर्क, ये सिर्फ और सिर्फ एंजाइम निकालेगा और इनके पास डक्ट रहता है। डक्ट बोलते हैं जाने वाले लोग, जगह को, या कोई रास्ता, पाइप, छोटा छोटा पाइप या पोर्स जो आपके स्किन में दिखता है जहां से स्वेट आता है। क्लियर है? डक्ट मतलब रास्ता, ठीक है? तुम तो निकाल नहीं रही हो अपने लिए रास्ता, तो यही लोग निकाल दे तुम्हारे लिए रास्ता। अब समझाएंगे, कंफ्यूज मत हो, समझाएंगे, ठीक है? पहले पढ़ लो। देखो, तो इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एंजाइम। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या रिलीज करेगा? सिर्फ एंजाइम। और एंडोक्राइन, ऐसा लग रहा है कोई बच्चा को फोन चला दिया है, हार्मोन प्लस डक्ट लेस। इसके पास डक्ट है, मतलब जाने का रास्ता है, क्या है? रास्ता है, और इसके पास नहीं। ये एंजाइम रिलीज करता है और ये हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है? अब यहाँ पे पहले तो हम एंजाइम और हार्मोन में आपको फर्क समझाएंगे, ठीक है? और उससे पहले एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन जो हमारा क्लियर हो गया कि जो भी चीज बॉडी से बाहर निकल रहा है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड संभालता है।
अब वो खुद ऑटोमेटिक तुम्हारा दिमाग लगाना है कि वो क्या निकालेगा, एंजाइम निकालेगा, हार्मोन निकालेगा। बात क्लियर? और जो बॉडी के अंदर में जो तुमको नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन रिलीज होते रहता है, वो क्या होगा? क्लियर है? क्लियर है? और वो कौन सा ग्लैंड करेगा? ये। अब यहां पे हम लोग एक बेसिक डिटेल थोड़ा सा जान लेंगे कि एंजाइम सर और सर हार्मोन में क्या फर्क है, दोनों अलग अलग क्यों हो रहा है, बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। ठीक है, क्लियर है? ये जो है ऑर्गेनिक यानी कि नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है, मेड अप of 95% of water and rest is gas plus salts, clear, plus nutrients। जो खाना खाए तो उसी से ताकत बना, वही न्यूट्रिएंट्स है। थोड़ा सा सोडियम होगा, थोड़ा सा फास्फोरस होगा, थोड़ा सा पोटेशियम होगा, थोड़ा सा अल्युमिनियम आपको मिलेगा, गोल्ड खा रहे थे तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? तो उस चीजों से जो बना वो एंजाइम्स बना, और एंजाइम जो है ना लार्ज क्वांटिटी में बनता है। क्यों? क्योंकि हम सबसे ज्यादा बॉडी में क्या पीते हैं, मतलब लेते हैं सर, बॉडी में नहीं पीते हैं, बॉडी में लेते हैं, वाटर लेते हैं, तो ये हम लेते रहते हैं तो ये बनता रहता है, तो ज्यादा बनता है। क्लियर है? अब हार्मोन्स क्या है? ये भी एक नेचुरल, ऐसा तो नहीं है कोई इंसान दूसरे के बदले हार्मोन्स बना दे रहा है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं? जो नेचुरली बने, खुद से बने, हमें कुछ ना करना पड़े। ठीक है, जैसे हम जो खाना बनाते हैं वो नेचुरली है, नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है। प्रोडक्ट नेचुरल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद तो थोड़ा गोल्डी मसाला, थोड़ा किचन किंग, थोड़ा ये थोड़ा वो, आगे हमको भी नहीं पता क्या क्या है। ठीक है, समझ में आया? तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस तो है ही, प्लस समझ में आ गई बात? अब इसके पास दो ऐसा इंपॉर्टेंट चीज आ गया ना जो बहुत ही एनर्जी कैरी कर लेता है। आपको पता है कि अगर किसी को मोटापा बढ़ाना है तो क्या खाया जाए? कार्बोहाइड्रेट। अगर किसी को बॉडी बनाना है तो क्या खाना चाहिए? प्रोटीन ज्यादा। तो इस हार्मोन्स के पास सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा प्लस ऑक्सीजनेटेड। हाँ, लाइट तो जला है, लाइट ही तो चलेगा। प्रोटीन हार्मोन से आपके पास क्या है कि वो काफी ज्यादा प्रोटीन कैरी करता है। ठीक है, और उसके पास एक्स्ट्रा क्या है? ऑक्सीजनेटेड। मतलब ये चीज जिसके पास भी जाएगा उसको बहुत ही ताकतवर बना देगा। एक तो हर एक सेल को क्या चाहिए सांस लेने के लिए? ऑक्सीजन। सेल को भी चाहिए और हमें लंग्स को भी चाहिए, हमें भी जिंदा रहने के लिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो पहुंचाए प्लस प्रोटीन पहुंचाए। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये? तो ये जो है ना, इसको अब इसमें क्या क्या आ जाएगा? ये एंजाइम्स में सलाइवा, जिसको फेंक सकते हो क्योंकि उतना पानी पी लेना वापस बन जाएगा। तो जो फेंक सकते हो, जो बर्बाद कर सकते हो, वही होता है एंजाइम्स। वो भर भर के बन रहा है और उतना प्रोटीन नहीं है उसमें। शरीर हमारा बेवकूफ नहीं है, अगर वो प्रोटीन रहता ना तो शरीर कुछ ऐसा सिस्टम बनाता कि फेंकने नहीं देता, तुम्हारा मुंह सील दिया रहता। ऐसा हो। ठीक है, इसका ये मतलब है कि ये उतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ये बनता रहेगा। तुम काम करोगे, पानी लगेगा ये बॉडी में, ये बनता रहेगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तुम इसका जो है 500 ग्राम, इसका 1 ग्राम के बराबर होता है। फर्क समझ में आया? फर्क समझ में आया? यानी कि 1 ग्राम हार्मोन्स वो काम कर सकता है जितना इसका 500 ग्राम भी कम पड़ सकता है। हम तुमको एक रफ आइडिया बता दें, ये इतना घातक होता है और इतना शक्तिशाली होता है। तो एक कैसे अमाउंट में बनता है? लेस अमाउंट में, या लेस क्वांटिटी लिख लेना। बात समझ में आया? और ये जो भी बन रहा है, एक तो साला बन रहा है कम, और इसको फेंकोगे तो फिर क्या होगा? तो भगवान ने शक्ति नहीं दी हमें फेंकने की कि तुम ऐसे फेंक सकते हो खुला, क्योंकि ये किसके अंदर निकलेगा? बॉडी के अंदर। अब अगर तुमको फेंकना है तो चाकू मारो, फेंको अंदर से निकाल के। क्लियर है बात? अब समझ में आया एंजाइम्स और हार्मोन्स में क्या फर्क है? हाँ, देखो एंजाइम्स में है ही क्या, 95% तो वाटर है, रेस्ट में जो नमक ठूस रहे हो वो नमक है, उसके बाद जो खाना खा रहे हो उसका थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट्स है इंपॉर्टेंस में, और बाद बाकी गैस जो सांस ले रहे हो वही गैस मिला हुआ है हमारे एंजाइम्स में। ये तो बहुत ही, अब कैसे गैस बना हुआ है देखो, जैसे कि मेरा सलाइवा बन रहा है अगर, तो ये भी एंजाइम्स आया ना। और आप पढ़े थे सलाइवरी एमिलेज, ये एंजाइम ही था, टाइप ऑफ एंजाइम ही था ना। तो अब मेरे मुंह में ऑक्सीजन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या कुछ और भी गैस जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो वही जो घुल गया उसके साथ वही गैसेस है। बात समझ में आया? तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन है कुछ कामों के लिए इंपॉर्टेंट है। भाई खाना कैसे खाओगे? अगर ये सूख जाएगा तो फिर वो निकलने में दिक्कत हो जाता है। ठीक है, कुछ केसेस में इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा पसीना नहीं, कहते हैं कि अगर किसी इंसान का पसीना नहीं निकलता है तो बहुत बीमार रहेगा, वो शरीर जहरीला है, शरीर उसका जहरीला है। जिसका ज्यादा पसीना निकलता है ना वो ज्यादा दिन जिएगा, क्योंकि पसीना इज अ प्रोसेस टू रिमूव द टॉक्सिक प्रोडक्ट। वो पोर्स इसीलिए कहता है हर एक
जो योगा या जिम करता है कि अगर पसीना एक्सरसाइज करते वक्त तुम्हारा पसीना नहीं निकला ना तो तुम कुछ नहीं किया, तुम्हारा रिजल्टेंट क्या था? जीरो। तुम खाली हाथ पैर ऐसे ऐसे किया और कुछ नहीं हो पाया, तुम्हारा पसीना नहीं निकला तो आपका बीमारी नहीं निकला। सिंपल सा बात है, ठीक है। एंजाइम्स और हार्मोन्स में क्लियर हो गया बात हमारी। हाँ, अब पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, हम लोग को मेन पढ़ना हार्मोन्स वाला, और हम आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड का थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया दे देते हैं। भाई मेरा टीयर ग्लैंड हो जाएगा, बाहर ही निकलता है ना वो आंसू। हाँ, टीयर ग्लैंड। आपका सलाइवरी ग्लैंड है ना, ये भी एक ये ग्लैंड हो गया, और एक कौन सा ग्लैंड हुआ? स्किन हो गया आपका। स्किन के अंदर में दो रहता है, एक रहता है ऑयल या इसी को बोलते हैं सेबम ग्लैंड बोलते हैं, और दूसरा होता है स्वेट ग्लैंड। हुआ? ये सब किसका एग्जांपल बता रहे हैं? एक्सोक्राइन का, वो सब चीज जो बाहर निकलता है। तो टीयर ग्लैंड आंसू बाहर निकलता है, हाँ, इसी को बोला जाता है टीयर ग्लैंड का दूसरा नाम है लैक्राइमल ग्लैंड। क्लियर है? एक है सलाइवरी ग्लैंड, एक है ऑयल सेबम ग्लैंड, जिससे पसीना निकलता है, चिपचिपा वाला ऑयल निकलता है स्किन का। अब आप शरीर में ज्यादा ऑयल खा रहे हो तो शरीर वैसे भी ऑयल छोड़ता है, एक्स्ट्रा हो गया, इसको छोड़ भाई, ये तो पगला है, टूसते जा रहा है, हमको तो ध्यान देना है खुद का, तो वैसे करता है। और जरूरत से ज्यादा टॉक्सिक हो जा रहा है, या पानी भर ले रहे हो, या जो पानी भरे थे वो अच्छा पानी था, जरूरत था, लेकिन इतना टॉक्सिसिटी है कि पानी भी गंदा हो जा रहा है, तो उस पानी को पसीना के फॉर्म में छोड़वाएगा, ये भी होता है। और कभी कभी तो पसीना बिना मतलब का छूटता होगा, वो इसलिए छूटता है क्योंकि आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होता है। वाटर क्या करता है? एवापोरेशन, एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, तो इस वजह से भी कभी कभी होता है, इतना पानी का जरूरत होता है बॉडी में। क्लियर है? समझ में आ गया? एड्रीनालाइन, क्लियर है? लिखिए, एड्रीनालाइन हार्मोन नाम है, एड्रीनल, यहां तक, इसी के नीचे। भाई ये हार्मोन को कोई तो प्रोड्यूस कर रहा होगा ना, कोई ग्लैंड, तो उसी का नाम है, इसी में छुपा हुआ एड्रीनल तक। क्लियर है? क्लियर है? अब नीचे में फिगर बनाइए किडनी का, छोटा सा फिगर बनाइए ना, किडनी बीन्स बनाइए ना यार। किडनी क्या होता है तुमको पता ही नहीं चल रहा, किडनी क्या होता है तुम्हारे अंदर में है नहीं है? एक तो किडनी वाला, एक काजू, एक दांत बन गया मेरा। कोई बात नहीं, समझ लो कि वो किडनी है, ठीक है, वो किडनी है, ठीक है। सुनो, अब इस पे क्या करना, सुनो, इस पे, इसके ऊपर ऐसे करके डॉट 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 बना लेना, यही है, यही है एड्रिनल ग्लैंड। बना बना जल्दी लिखवाना, और रखवा दे किडनी के अंदर, बैठवा दें। तो भाई एड्रिनल ग्लैंड के बारे में आप लोगों को पता चल गया, एड्रिनालाइन हार्मोन के बारे में पता चल गया, कहां से निकलता है ये भी पता चल गया, ये ग्लैंड कहां पे स्थित है डायरेक्ट भी पूछ लेगा वन वर्ड में, कि किडनी के ऊपर कप टाइप सेफ है। इसका सेफ लिख लीजिए कैसा होता है, सेफ का स्ट्रक्चर होता है, वहां पे लिख लीजिएगा कप लाइक स्ट्रक्चर, कप भीख मांगने वाला, वही यार तुम हो गया। अब इसका फंक्शन, अब वाला नहीं बड़ा है, लिखना शुरू कीजिए फंक्शन में। एड्रेनालाइन प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर द ये, हाँ देखो पहुंच भी गई। एड्रेनालाइन प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर द फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म, फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म। फाइट मतलब लड़ना और फ्लाइट मतलब उड़ना। हाँ बोलिए, मैकेनिज्म, 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 ठीक है, क्लियर हुआ? तो मैकेनिज्म, अब इसके नीचे लिखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन, ये इमरजेंसी में काम आता है। अगर तुम बहुत ज्यादा खुश होगे और बहुत ज्यादा दुखी होगे, दोनों केस में यही हार्मोन सबसे ज्यादा छूटेगा। अब कैसे लिखना है वो देख लो, कि हम खुश हैं एड्रेनालाइन, हम दुखी हैं एड्रेनालाइन, ऐसे करके लिख लो जैसे, ठीक है, ठीक है। फीलिंग वेरी हैप्पी एंड सैड फीलिंग है, डिसऑर्डर लिखो इसका। अच्छा इसका डिसऑर्डर नहीं है, चलो इसका हाँ एक मिनट है, इसका डिसऑर्डर लिखो, एडिसन डिजीज, एडिसन डिजीज, ADD लिखो, ADDISI, हाँ वो वाला बल वाला एडिशन नहीं है मेरे भाई,
जोड़ना, तुम जोड़ने का बीमारी लग जाता है। बता रहे भाई, बता रहे, इंतजार करो, समझाना शुरू कहाँ किए हैं। सब्र, पेशेंस है, पेशेंस। चलिए, कुछ नहीं बताएंगे, हम बता रहे हैं, रुकिए लाइन से। हो गया सबका लिखना, इधर हम लोग सब ध्यान दे लें। चलिए देखिए, ये हार्मोन जो है उसका नाम क्या है? एड्रेनलिन हार्मोन। ये कहाँ रहता है, मतलब कहाँ, किस ग्लैंड से निकलता है? तो एड्रीनल ग्लैंड से ही निकलता है। किडनी के ऊपर में एक ग्लैंड है, उसी को बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड, वहीं से हार्मोन निकलता है। ठीक है, अब इसका फंक्शन में हम क्या लिखा है पहले बताइए। यही वो हार्मोन है जो फाइट और फ्लाइट करवाता है। दूसरा इमरजेंसी हार्मोन है, और कुछ लिखा है क्या? हैप्पी और सैड। अब सुनिए मेरा बात, अगर आप पे कोई बुरी आपदा या परिस्थिति ऐसी आ गई कि अब कर गुजरना है, हो सकता है बच पाओ या ना बच पाओ, या हो सकता है कि नॉर्मल सिचुएशन से हट के एकदम अलग सिचुएशन आ गया आपके लाइफ में, तो आपके बॉडी में जो तुरंत हार्मोन जो छूटेगा वो ये हार्मोन छूटता है, और यही आपको ताकत देगा। आइदर यू विल फाइट और फ्लाइट, या तो तुम लड़ोगे या तो डरोगे। लड़ोगे तो फाइट, और डरो तो फ्लाइट पकड़ के निकल लोगे, भाग लोगे। बात समझ में आया? ये हार्मोन क्यों ऐसा नाम रखा गया? क्लियर? अब बहुत ज्यादा दुखी हुआ कोई आदमी, बहुत ज्यादा दुखी हो गया, तो उसको नॉर्मल कंडीशन में भी तो लाना पड़ेगा ना, तो ये हार्मोन छूटेगा और उसको बहुत ज्यादा दुखी से नॉर्मल कंडीशन में लेके आएगा। अब बहुत ज्यादा कोई खुशी हो गया, तो अब समझो कि खुशी तो अच्छा बात है, लेकिन वो खुशी 24 घंटा चलते रहे, ये करते तो लगेगा ना कि पागल हो गया साला, 24 घंटा खुशी मना रहा, तो उसको भी तो बैक में लाना जरूरी है ना। हाँ, तो फिर यह हार्मोन छूटता है और ज्यादा खुशी को भी नॉर्मल करके फिर रख देता है, जो कि आप खुद ब खुद ऑब्जर्व किए होगे। कोई भी चीज का खुशी कुछ लिमिट तक रहा होगा, कुछ समय तक रहा होगा, पूरे 365 दिन तो थोड़ी खुशी मनाए होगे, है ना। क्लियर है? तो कौन सा ये हार्मोन करता है काम? एड्रिनल हार्मोन। अब तीसरा जो बताएं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इमरजेंसी हार्मोन। क्या है? इमरजेंसी हार्मोन। अब इसका क्यों नाम रखा गया इमरजेंसी हार्मोन? कभी अचानक से हार्ट धड़कना बंद कर दे तो ये हार्मोन रिलीज होता है और हार्ट को वापस जिंदा करता है, यही हार्मोन। और इसके बावजूद भी अगर जिंदा नहीं होता है तो फिर वो फाइनल, मतलब समझ ही चुके हो क्या हो चुका है इंसान के साथ, समझ में आया? इसीलिए फाइट और फ्लाइट दो तो हुआ, हैप्पी और सैड ये तीसरा काम हुआ इसका। और दूसरा जो हुआ वो क्या हुआ? तीसरा वाला क्या बताए थे हमको? हाँ, इमरजेंसी हार्मोन, हार्ट अटैक को रोकने के लिए। क्लियर है? अब बोलोगे एडिशन डिजीज क्या होता है? यही ये बंदे थे जिन्होंने ये डिजीज के बारे, मतलब ये हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था। हार्मोन्स मतलब डिस्कवर किसने किया है? एडिसन ने डिस्कवर किया है। क्लियर है? तो एडिशन डिजीज का ये मतलब है कि ये जब फाइट और फ्लाइट करने की क्षमता चली जाए, ठीक है, एक होता है ना, देखो दो ही डिसीजन निकलेगा मुसीबत में, या तो फाइट या तो फ्लाइट। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखे होंगे कि कुछ आपदा आ गया तो उसको समझ ही में नहीं आया क्या करना, वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं नंब होके, तो उनको ये बीमारी लग जाता है। ठीक है, तो ये बीमारी अगर कम बनेगा, या ये बीमारी अगर बहुत ही ज्यादा बनेगा, सॉरी बीमारी बोल दी, ये हार्मोन अगर बहुत ही कम बनेगा, या ये हार्मोन ही बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा बनेगा, तो दोनों केसेस में क्या हो जाएगा? एडिशन डिजीज का शिकार हो जाएगा। क्लियर? उसी को बोलते हैं एडिशन डिजीज। क्लियर हुआ ये हार्मोन के बारे में? हाँ, चलिए अब हम लोग पढ़ने जाएंगे थायरॉक्सिन। लिखिए THY ROXINE, थायरॉक्सिन, ROXINE, थायरॉक्सिन। ठीक है, क्लियर है? थायरॉक्सिन हुआ। चलिए अब अगला लिखा है ये भाई थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, ये कहां पे रहता है? लिख लीजिएगा नेक के पास। इसका सेफ पूछ लीजिएगा कैसा, तो H सेफ। कैसा सेफ? H सेफ। आपका बेसिकली ये जो है गला रहता है, और इसी को बोलते हैं थायरॉक्सिन। और इसके चारों कॉर्नर पे एक पॉइंट रहता है, वो आगे बताएंगे क्या है। हाँ, वो क्या होता है? पैराथायरॉइड ग्लैंड। ग्लैंड के ऊपर में ग्लैंड, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये 4 कॉर्नर है वो पैराथायरॉइड है, और जो सिर्फ H है वो क्या है? थायरॉइड है। क्लियर है? ये नेक। अब सुने होंगे अक्सर महिलाओं को बहुत ज्यादा ये शिकायत होता है, और थायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड हो गया, थायरॉइड हो गया, इसमें शरीर फूलेगा और बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, सब बताएंगे क्या क्या आएगी। ये ग्लैंड। अच्छा, कोई भी बीमारी कब होगा? जो ग्लैंड जो हार्मोन निकाल रहा है ना, वो ग्लैंड अगर खराब हो जाएगा तो इसका मतलब वो हार्मोन भी टाइम पे नहीं निकाल पाएगा, तब ना खराब हो गया, यानी कि उसको निकालने का मशीन ही खराब हो गया तुम्हारा, तो वो दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। यानी कि अगर किसी को थायराइड हो गया बोल रहे हैं, तो इसका मतलब उसका कौन सा ग्लैंड खराब हो गया?
थायराइड ग्लैंड। ये कहाँ है? गले के पास, नेक के पास। वो इसका जिसका भी हुआ वो खराब हो गया और टाइम टू टाइम जो हार्मोन निकलना चाहिए वो निकल नहीं पा रहा। क्लियर है? ये समझ में? अब इसका फंक्शन में लिखिए, और इसका फंक्शन बहुत ज्यादा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। लिखिए, regulates carbohydrate, fats and proteins, regulates carbohydrate, fat and proteins metabolism, regulates carbohydrate, fats and proteins metabolism। क्लियर है? it increases the BMR, ब्रैकेट में लिखिएगा BMR, it increases the BMR, और BMR कैपिटल में। अब BMR के बारे में लिखिए, बेसल BASAL, बेसल BASAL, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगला, इट रेगुलेट्स बॉडी ग्रोथ, it regulates body growth such as ossification of bones, OSSI, FICATION, ossification of bones, and सबसे इंपॉर्टेंट मेंटल डेवलपमेंट। यानी कि ये खराब हुआ तो इंसान थोड़ा पगलाएगा, समझे? डेवलपमेंट, ठीक है? इसका बीमारी डिसऑर्डर में लिखिए ग्वाइटर, घेघा जिसको बोलते हैं, हंसो मत, हिंदी में वो बीमारी का, अरे वो ना देखो जिसका गर्दन फूल जाता है, बाहर वाला तो फिर भी ठीक है ग्वाइटर, किसी किसी का तो अंदर हो जाता है। तो मान लो कि तुम्हारा नली इतना था, हाँ, अब ऐसे करके हाथ जो है इसमें बीच में लगाओ, ग्वाइटर है, लगाओ। अब ये जगह इतना भर गया, खाना इधर से ही जाएगा। सोचो कितना दिक्कत है अंदर। जो जितना मेरा नली था साला वो जगह भी खा गया, अब उतने से ही जाएगा। और कुछ ऐसा चीज बहुत दर्द होगा, बहुत। बाहर तो फिर भी ठीक है, अपना तुम हिलोगे डुलोगे नहीं, बाहर है ना। अंदर हो गया तो जो चीज खाओगे निकलोगे, बाप रे बाप, बोलोगे तो दर्द देगा। ये कैसे होता है? ये होता है दिमाग की कमी से। समझ में आया? ग्वाइटर, गुड क्वेश्चन, वो हो सकता है GOITRE। और ग्वाइटर के नीचे ही ब्रैकेट में लिख लेना डिफिशियंसी, कमी इन, डिफिशियंसी का ही मतलब होता है कमी, डिफिशियंसी इन आयोडीन। यानी कि अगर आप नमक छोड़ दिए आयोडीन वाला, समझ रहे हो क्या होगा ना? घेगा। अरे जो नाम है तुम तो क्या बोलते हैं कि अब हिंदी का अलग अलग नाम ही है, तो क्या बोल सकते हो? जो है इसमें हंसने शर्माने का फैक्ट है। फैक्ट से कभी शर्माना और हंसना नहीं चाहिए क्या? चलिए अब ये बताइए मेरे को कि अब इसका पॉइंट में क्या लिखा है, अब इसका फंक्शन पढ़िए। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप कुछ भी खाइएगा आपका शरीर में लगने ही नहीं देगा अगर ये खराब हो गया, ये ग्लैंड, यानी कि ये हार्मोन नहीं बन रहा है। तो क्लियर है? जितना बढ़िया तरह तरह का खाना ठूस लीजिए, ये काम ही नहीं करेगा, तो ये रेगुलेट कर पाएगा? ये कर ही नहीं पाएगा, पहला। दूसरा क्या है, बोलिए दूसरा क्या है? लिखा हुआ है BMR, यानी कि आप जितना खाइएगा ना आपका पेट ही नहीं भरेगा, बढ़ा देगा, रह रह के आपको भूख लगते रहेगा। मम्मी बोली कि जानवर पैदा ले लिया है मेरे घर में, चला अभी तो 10 रोटी खिलाए थे, फिर 4 रोटी मांग रहा है। समझ में आया? ये मेटाबॉलिज्म रेट क्या कर दिया अंदर, बॉडी के अंदर। और कहाँ जाएगा? खा रहे हो बॉडी में तो बॉडी के अंदर ही जाएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि ग्वाइटर हो गया तो सुरंग बन गया, कहीं पाकिस्तान में जोड़ दिया सुरंग, खाना कहीं और चल गया। गजब है यार। अरे खा रहे अपने अंदर तो ये बस हमको भूख ज्यादा लगेगा भाई। अरे एक बात बताओ, हमको भूख कम लग रहा है, तुम खाना कम खा रहे हैं, सब कहाँ खाना जा रहा है? बर्बाद, डस्टबिन में जाएगा ना। खाना कम खा रहे तो खाना कहाँ जाएगा? स्टमक को बढ़ते देखिए ऐसे, जो लोग ज्यादा खा लेते हैं। हाँ, दिमाग इतना ही नॉलेज काहे नहीं लेती है? इतना क्यों लेने की कोशिश करती है? क्योंकि ये एक्सपेंडेबल है, ये फटेगा नहीं। कैसा है यार, पागल है वो। बात समझ में आया? मेरा बात सुनो, इधर
थायरॉक्सिन हार्मोन से सिर्फ और सिर्फ भूख लगना तेज हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो खाना तुम्हारे शरीर पे भी नहीं लगेगा। मेटाबॉलिज्म रेट में मतलब एक्सक्रीशन रेट दोनों बढ़ जाएगा, ठीक है, खाना निकलना यही लगा रहेगा जिंदगी में। बाद बाकी बोलोगे शरीर में ताकत क्या है, तो कुछ नहीं है, ठीक है। अब तीसरा भाई इसी का पॉइंट समझाना भी तो है ना। देखिए अगर ये हार्मोन ठीक से नहीं बनेगा तो आपका बोन्स का ग्रोथ नहीं होगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो इस हार्मोन की वजह से। ये हार्मोन का अगर कमी हो गया बॉडी में तो आपको क्या कर देगा, पागलपन का शिकार हो जाओगे, हर चीज पे शक करने लगोगे। मतलब एक नॉर्मल पागल, हाई लेवल पागल नहीं, ठीक है, वो तो दूसरा केस होता है, वो जेनेटिक पागल। हाई लेवल पागल चलो बात समझ में आया। हाँ तो आप ना पागलों की तरफ बिहेव करने लगोगे और बहुत आपको तेज भूख लगेगा, मतलब कि आपको लगते अभी खाए होगे, पेट भरे हुए, तो ये सब चीज होने लगता है। हाँ तो अगर तुम्हारी किसी भी, खास करके महिलाओं को अटैक करता है ये बीमारी ज्यादा, ये क्योंकि जब बता रहे हैं महिलाएं के जब बच्चे होते हैं तो आपको पता है ना कि उस बच्चे को खाना पानी कहाँ जाता है, माँ से ही जाता है, उन्हीं का बॉडी में जो रहता है, तो आयरन वायरन का ऐसी कमी हो जाता है, तो कमी की वजह से ना ग्लैंड इफेक्टिव हो जाता है और खराब हो जाता है, और उसके बाद जो समस्या शुरू हो जाता है। फिर तुम खाओगे पूरा भर भर के, लेकिन बॉडी में लगेगा नहीं, तुम्हारा मम्मी हमेशा थका थका फील करेगी और खाएगी पूरा ज्यादा, तुमको देख के लगेगा कि मम्मी इतना खा रही है, ताकत जाता कहाँ है, मम्मी झूठ बोलती है क्या, लेकिन नहीं, मम्मी को ताकत वो फील ही नहीं होगा, और मम्मी का धीरे धीरे बोन्स कमजोर हो जाएगा, वो उनको चलने में पैर दर्द होगा, चलने में उनको दिक्कत आ जाएगा। ये सब थायराइड का बीमारी हो जाता है, ये नॉर्मल बीमारी नहीं है, समझ में आया। और बहुत कम केस, रेयर केस होता है जिसमें मेंटल वाला देखा जाता है, लेकिन वो भी होता है। तो अगर वो भी हो गया तब तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। ऑसिफिकेशन बढ़ना, डेवलपमेंट, तुम्हारा बोन्स का डेवलपमेंट। अगर जैसे अभी हम लोग बचपन से जन्म लिए तो बचपन से ही ना गर्दन दिए हैं भगवान, कि 14 साल के बाद से गर्दन आया हम लोग का, बचपन से गर्दन दिए, तो पहले इतनू से थे, इतनू सा हाथ वाथ होता था, अब इतना बड़ा हाथ हुआ ना, तो ये बोन्स का ऑसिफिकेशन कौन करवाया, यही हार्मोन करवाया। क्लियर है? चलो आओ चलो आगे, तीसरा ग्रोथ हार्मोन। चलिए लिखिए ग्रोथ हार्मोन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसका फंक्शन, इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द बोन्स, एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बोन्स ऑफ अ बॉडी, ठीक है, ऑफ अ, इट इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, इट इज क्या, हाँ बोन्स लिख लेना, इट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, ऑफ द बोन्स ऑफ द बॉडी, हो गया। और इसका डिसऑर्डर्स में लिखना ड्वार्फिज्म एंड जाइगेंटिज्म, लिखो पहले जाइगेंटिज्म लिखो, बौना और बहुत ज्यादा बड़ा होना, हम तो देख के समझ गए। DWARFISM ड्वार्फिज्म, और जाइगेंटिज्म लिखिए GIGAN, हाँ जाइगेंटिज्म। क्लियर है? अब एक चीज लिख लीजिएगा, ध्यान से लिखिएगा, अगर ये हार्मोन कम बनेगा तो जाइगेंटिज्म होगा, उल्टा होगा, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा जाइगेंटिज्म के बगल में कम, यानी कि ये हार्मोन कम बना तो जाइगेंटिज्म हुआ। कम लिखिए ना जी हिंदी में, वो स्मॉल, कम जाइगेंटिज्म, ड्वार्फिज्म में ज्यादा लिख लीजिए। तो तुम्हारा हाथ में 365 दिन मेहंदी कैसे लगा रहा था यार। चलिए हुआ, यानी कि इससे क्या मतलब समझ में आया कि जो जाइगेंटिस, जो बहुत बड़ा लंबा खली को देखो ना, 7-5 है, तो खली को क्या हुआ होगा, ये हार्मोन ज्यादा हुआ होगा कि कम बना, और जो बौना रह गया उसमें ज्यादा बन गया। क्लियर है? अब याद रखिएगा, आपको एक चीज हम बता देते हैं, आपके बॉडी में, ये आपके बॉडी बोल रहे हैं, आपके बुक में ज्यादा इसके बारे में नहीं जिक्र किया है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि वो 8 हार्मोन संभालता है, और उसमें से सिर्फ एक हार्मोन के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है, ग्रोथ हार्मोन। उसके अलावा HTH है, सोमाटोट्रोपिज्म हार्मोन। उसके बाद आपका हो जाएगा, एक है
वो पानी बैलेंस करने वाला वासोप्रेशन हार्मोन, ठीक है। एक आपका हार्मोन है गोनाड हार्मोन, जो आपका सेक्स ग्लैंड संभालता है, ये सब पिट्यूटरी संभालता है, इसीलिए उसको मास्टर ग्लैंड बोला गया है। वो खराब मतलब आपका बॉडी का 90% फंक्शन खराब। अच्छा, आप एक चीज नहीं नोटिस की कि थायराइड भी बोन का ग्रोथ करवा रहा है और ये भी ग्रोथ करवाएगा ना बोन का, तभी तो जाइगेंटिस और डॉल्फिन आएगा। तो ये अलग अलग कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है? नहीं, ये मिलता है थायराइड से। थायराइड और इसको मिल के काम करना होता है, तब काम करता है। थायराइड अकेले उसके बिना बोन का काम नहीं कर सकता, और ग्रोथ हार्मोन उसके बिना अकेले काम नहीं कर सकता। पॉइंट समझ में आया? दोनों बोन बढ़ाता है ना, थायराइड भी और वो भी, लेकिन दोनों अकेला अकेला ये काम नहीं कर सकता। दोनों को एक पॉइंट पे मिल के काम करना पड़ेगा, तभी बोन का काम हो पाएगा। पॉइंट समझे? समझे? और ये कब काम होता है? ड्यूरिंग स्लीपिंग। क्योंकि मान लो कि कुछ चीज को इंक्रीज होना और उसको हिल ही रहे हैं हम लोग, काम कर रहे हैं, तो वो ग्रोथ होगा? नहीं होगा। जब उसको स्थिर दे दियो तब ना वो धीरे धीरे साइज इंक्रीज करेगा। तो ये सब काम स्लीपिंग होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी सो, तो अगर आपको अच्छा ग्रोथ चाहिए बॉडी का, ठीक है, तो आप फैल के सोया करो। सिकुड़ के जितना सोगे तो ये आप सिकुड़ दिए हो सकता था कि ये बोन बढ़ेगा, तो नहीं बढ़ पाया क्योंकि सिकुड़ के सोए। अब ये रुका तो ये भी रुका, क्यों? क्योंकि मान लो ये रुका रह जाता और भगवान ये बढ़ा दिया। पॉइंट समझ में आया ना? फिर ये इतना करा जाता, ये हाथ इतना करा जाता करते, तो दोनों का बराबर होता है, पैरेलल चल रहा होता है। हाँ, ये तो हम भी नहीं पढ़े एक रात में कितना पढ़ता, कैसे नापेंगे यार, बहुत मुश्किल है ना। अपने आप कहां बढ़ता, पागल है। ए देखो इसको कैसा कैसा सवाल करती है। ये कह रही है कि बोन्स जो है रात में अपने आप बढ़ जाता है। अपने आप बढ़ता है फिर? अरे ऐसे ऐसे नहीं करते हैं। हाँ तुम, हाँ इतना कम करती हो ना, इसीलिए इतना ही बढ़ रहा है। पूरा ऐसे कर देना तुम, पूरा बढ़ेगा तुम्हारा, ठीक? अरे अपने ही बढ़ेगा ना यार, कौन खींच रहा है रात में। एक बात बता, वही बात हो गया कि तुम नींद में हो और कोई डॉक्टर तुमको दवाई दे दिया कि 2 गोली लेना है, 1 गोली सोने के बाद और 1 गोली सो के उठने से पहले। कैसे खाएगा? कैसे खाएगा वो आदमी? जब वो सोया हुआ है तो वो 1 गोली सोने के बाद कैसे खा सकता है, या 1 गोली सोने से उठने से पहले कैसे खा सकता है? तो वही कह रहे हैं कि आप में कमी है। हेंस प्रूफ डायलेचस इक्वल टू आरएचएस। क्लियर हुआ? चलिए, कितना बजे तक का टाइम था? जय छुट्टी। ये इंपॉर्टेंट है, लिखो अगला अगला। इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन जल्दी, INSULIN, ठीक है, हो गया इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन, इट इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। पता है ना पैनक्रियाज का स्पेलिंग? हो गया पैनक्रियाज। चलिए, फंक्शन रेगुलेट्स द ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल, रेगुलेट्स द ब्लड ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज क्या होता है? शुगर, ब्लड का शुगर, ब्लड ग्लूकोज ब्रैकेट में शुगर लेवल, ठीक है। अगर ये कम बना तो क्या बन जाएगा भाई? डायबिटीज, DIABETES, DIABETES। उसके बाद लिखिएगा मेलिटस, MELLITUS, MELL, नहीं हाँ डिसऑर्डर में ही लिखना है अभी। मेलिटस, MELLITUS, डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज का पूरा नाम ये होता है, ठीक है, ठीक है बात। हाँ, दोनों का एक ही नाम है। मतलब कहने का है कि हम लोग डायबिटीज सिर्फ बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका क्या नाम है? डायबिटीज मेलिटस। क्लियर है? कोई सेंटेंस, एक मिनट, अंधी बहरी लूली सब देखो इधर, सब मेरा ही क्लास में बैठी हुई है, अंधी बहरी लूली लगड़ी सब। चलो इधर देखो ध्यान। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम आपको बता दे रहे पैनक्रियाज के बारे में, सुन लीजिए। सारा ग्लैंड, कोई भी ग्लैंड का हम नाम बोलेंगे तो या तो वो एक्सोक्राइन होगा या तो एंडो होगा। या तो जो बाहर छोड़ा वो एक्सो होगा और जो अंदर छोड़ा, जो एंजाइम छोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, और जो हार्मोन छोड़ा तो उसको एंडो। यही बात आपको बताए थे। पैनक्रियाज डाइजेशन में एंजाइम छोड़ रहा था क्या? यहाँ पे हार्मोन इंसुलिन छोड़ रहा है क्या? ये कैसा ग्लैंड हो गया? एंडो तो अंदर तो छोड़ा और बाहर एंजाइम्स भी तो छोड़ रहा था, तो दोनों हुआ ना। इस तरह के ग्लैंड को बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। और इकलौता ग्लैंड है जो एंजाइम और हार्मोन बनाता है, दोनों बनाता है। बाद बाकी सारा ग्लैंड या तो सिर्फ हार्मोन बनाता है या तो सिर्फ एंजाइम बनाता है। ये इकलौता ग्लैंड है जो दोनों बनाता है। याद रखिएगा, बहुत फेमस चीज है ये और सबसे अलग है। और इसीलिए पैनक्रियाज आल्सो नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड, ना तो इंडो ना तो एक्सो, ये मिक्स्ड है, ये दोनों की तरह काम करता है। लिख लीजिए, मेंशन कर लीजिए। क्लियर है? समझ में आया? अब एक बात समझिएगा डायबिटीज के बारे में। ये जो पैनक्रियाज है क्या छोड़ा? इंसुलिन छोड़ा ब्लड के अंदर, और ब्लड में मेरा क्या था? शुगर था। अगर ये इंसुलिन छोड़ेगा तो ब्लड शुगर घटेगा। अगर पैनक्रियाज
मेरा गड़बड़ हो गया तो इंसुलिन भी गड़बड़ होगा, कम बनेगा तो ब्लड शुगर बढ़ेगा, और कौन बीमारी हुआ? डायबिटीज। बात समझ में आ गई कैसा होता है, कैसे काम चल रहा है? कम बनाया तो शुगर बढ़ जाएगा। अब दूसरा केस, हाइपोग्लाइसीमिया, ये सी है, कम बनाया तो शुगर बढ़ गया, डायबिटीज हो गया, ठीक है। अब वापस से इंसुलिन और शुगर, ये बहुत ज्यादा बना दिया, तब क्या होगा? कोमा, सडन शॉक लगेगा माइंड को और बॉडी जो है कोमा में चल जाएगा। और अगर नॉर्मल डोज से ज्यादा ओवरडोज हो गया तो विद इन आवर डेथ। तो अगर पेनक्रियास गड़बड़ हुआ तो या तो शुगर करवाएगा या तो सीधा मौत करवा देगा। अब तुम देखे हो, जो डायबिटीज का पेशेंट होता है उसको इंसुलिन लेना पड़ता है, और अगर वो जरूरत से ज्यादा किसी दिन ले लिया ना, तुरंत बेहोश होकर गिर जाता है। क्यों? कोमा। वो जिंदा रहेगा लेकिन कोमा, और उसको 1-2 घंटा के अंदर बैलेंस नहीं किया जाएगा डॉक्टर के पास ले जाके, और वो गिरा था तब से ही कोमा में था। अब उसको बैलेंस करने के लिए वापस लाना है, नहीं लाया तो उस पार चला जाएगा। किस पार? हाँ। कौन लिखता है कोमा में? लिखता कौन है? हमको पहले ये बताओ, फिर हम ये सवाल बताएंगे। तो तुमको कोमा आएगा तो तुम होमवर्क बनाएगी बैठ के कोमा में? दिमाग में होश में रहता है? तुम एक बात बताओ, दिमाग एक्टिव है? ठीक, ठीक है। वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का क्या काम है? डिक्रीज करता है। बैलेंस मत बोलिए, डिक्रीज बोलिए, ठीक है। यानी कि अगर ये जा रहा है तो उसको डिक्रीज करेगा और आपको डायबिटीज होगा, है या ना? नहीं होगा। और अगर ये नहीं जा रहा है तो कोई तो डिक्रीज करने वाला रहा नहीं, तो ब्लड शुगर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और ब्लड शुगर, डायबिटीज बीमारी किसको बोलते हैं? डायबिटीज जो है इसमें ये होता है कि जो शुगर की मात्रा है वो बढ़ती है। और कौन सी शुगर की मात्रा? ब्लड शुगर की मात्रा, ठीक है। यानी कि इंसुलिन जाता है और इसके क्वांटिटी को घटाता है। तो ये जाया मतलब ये इंक्रीज हुआ तो ये घटा, ये डिक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसी को तो बोलते हैं, ठीक है। अब इंसुलिन जो है जरूरत से ज्यादा जाने लगेगा तब क्या होगा? इंसुलिन जरूरत से ज्यादा जाने लगा, यानी कि इंसुलिन में 2 एरो लग गया या 3 एरो लग गया, 4 एरो लग गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो शुगर के ब्लड शुगर क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। बहुत ज्यादा घटेगा। और शुगर हमको क्या देता है? शुगर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, चावल रोटी ऐसा। उससे हमको क्या मिलता है? पावर, ताकत, एनर्जी। अब बहुत ही ज्यादा शुगर कम हो गया तो आपका बॉडी में कैसा फील होगा? एकदम वीक, तुरंत बेहोश हो जाओगे, फेंट होने लगोगे और कोमा में चल जाओगे, क्योंकि नॉर्मल बॉडी के अंदर का भी फंक्शन परफॉर्म करने का ताकत नहीं बचेगा। बाहर का तो छोड़ दो कि डंबल उठाना है, ऑटो में चढ़ के जाना है, इधर जाना है, बाल्टी उठा के उधर रखना है, वो ताकत तो छोड़ दो। बॉडी को अंदर भी अपना फंक्शन करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत पावर चाहिए होता है, समझ रहे हो ना। लीवर को इससे ये कन्वर्ट करना, तो लीवर को पावर तो चाहिए थोड़ा सा। वो आपको दिखा के पावर नहीं ले रहा, लेकिन उसको पावर तो चाहिए, है ना। डाइजेशन होना है तो डाइजेशन होना है, तो डाइजेशन तो अपना वर्क कर रहा होगा ना, उसको भी ताकत चाहिए। तो आपका इतना पावर चला जाएगा कि वो सब का भी पावर नहीं लगेगा, वो सब के लिए भी पावर नहीं रहेगा, तो सारा बॉडी फंक्शन अंदर से पावरलेस हो जाएगा। तो एक तरह से ऐसा नहीं हो जाएगा कोमा में चल गया आदमी, एकदम सो गया, कोई ताकत ही नहीं है एकदम, तो उसी को बोलते हैं कोमा। समझ में आया? सिर्फ आपका दिमाग एक्टिव रहेगा, वो भी कितना देर ये नहीं कह सकता है। क्लियर है? आदमी कोमा में सुन सकता है, महसूस कर सकता है, यानी कि कोई कोमा में पड़ा हुआ है, आपका रिश्तेदार जाके माँ बहन गरिया दिए या कुछ भी बोल दिए, तो ये ऐसे नहीं होता है, वो सुनता है। अगर कोई आपका अपना ही दोस्त कोमा में पड़ा हुआ है और उसी को जाके गाली दे रहे हो तो वो सब सुनेगा, होश में लेने का बदला लेगा। अभी ताकत, हाँ, कोमा में क्या होता है? अंदर का बॉडी पार्ट भी फंक्शन करने का शक्ति रहता है। तो तुमको क्या लगता है, बोलने में शक्ति नहीं लगता है? तुमको अगर हम 4 घंटा बोलवाएं तो ताकत खर्चा होगा कि नहीं होगा? प्यास लगेगा कि नहीं लगेगा? तो तुमको लगता है कोमा में बोल पाएगा? कुछ नहीं बोलता है कोमा में। ज्यादा से ज्यादा उसको, हाँ, अगर उसका एकाध हाथ पैर काम कर रहा हो तो तुम ये बोल सकते हो कि अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो कुछ भी इशारा दे के बता दो, एकाध अंगूठा ऐसे कर देगा, पैर का अंगूठा ऐसे कर देगा, ठीक है, उतना ही कर पाता है। समझ में आया? तो इंसुलिन हमारा हो गया था। देखिए भाई, टेस्टोस्टेरोन, अब स्पेलिंग बता रहे हैं टेस्टोस्टेरोन का, ठीक है। TEST, पहले तो टेस्ट लिख लीजिए जो देते हैं, ठीक है, टेस्ट लिख लिए। उसके बाद OST लिखिए, OST उसी में ही OST लिख लिए। उसके बाद ERONE, इसको क्या पढ़ेंगे? टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है? टेटोस्टेरोन नहीं। एक लड़का बोला, एक जैक बोर्ड का लड़का था, पिछले क्लास में आता था, उसको बोले इसको क्या बोलते थे, बोला टेटोस्टेरोन। बोले रे
ठीक है, उसका टंग ना कुछ ज्यादा ही ट्विस्ट कर रहा था, नॉर्मल हिंदी में भी उसका टंग ना ट्विस्ट करता था। ठीक है, देखो तुम नहीं बोल पा रही है ना, तुम नहीं बोल पा रही है ना, चेकोस्लोवाकिया टेस्टोस्टेरोन। अब नीचे उसके ही लिखिए, सिक्रेटेड बाय द टेस्टिस इन मेल, TS टेस्टिस इन मेल, TS टेस्टिस, सिक्रेटेड बाय द टेस्टिस इन मेल, टेस्टिस, TS दोनों बार TS, मतलब TS का स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता। इन मेल मतलब कि जो मेल से मेल इंसान, मर्द, मेल भी नहीं पता चल रहा है, ईमेल लिखेगी क्या वहां यार, बायो है तो मेल और फीमेल यही दो चीज तो आता है। कहने का ये मतलब है ये जो हार्मोन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेल में ही सीक्रेट होगा। बेसिकली आपको हम ये बताना चाहे, जो हमारा सेक्स ऑर्गन है, मेल का अलग फीमेल का अलग होता है, तो उससे जो हार्मोन रिलीज होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑब्वियस ये टेस्टोस्टेरोन है, यानी कि उससे टेस्टिस बनता है, तो ये मेल में ही निकलेगा। क्लियर है। अब इसमें फंक्शंस में लिखिए, डैश देखिए, मतलब वही एरो जो डंडा खींचे हैं, कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन मेल्स, कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन मेल्स, यानी कि अगर ये हार्मोन नहीं निकलेगा तो जो भी मेल होगा उसका जो सेक्स ऑर्गन होगा उसमें कोई तरह का डेवलपमेंट नहीं होगा, यानी कि वो शरीर से सिर्फ लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन कभी आगे जाके बाप बनने लायक नहीं रहेगा। पॉइंट यही आपका कहना चाह रहा है, समझ में आया, क्लियर एंड कट बात। ठीक है, हंसिए मत, अभी आगे वाला चैप्टर जो आ रहा है वो रिप्रोडक्शन है, और हम जो है बेशरम जैसा पढ़ाते हैं, एक एक डाउट क्लियर करके। पिछले क्लास 10th क्लास वाले जो है, और जैसे कि आप लोग रिप्रोडक्शन खोलेगा तो उसमें स्क्रॉटम है, तो बोलते सर स्क्रॉटम में, एक लड़का पूछा तो बोलते क्या, समझ नहीं पा रहे, तो उसको हम बोले बॉल्स होता है ना, तो इसमें शर्माने का बात नहीं, आप जिस एज में आपको लग रहा है शर्म, लेकिन जब आगे हमारे एज तक आ जाएगा ना तो ये बेसिक फैक्ट है, ये सबने देखा है, ये चीज ये भगवान का बनाया हुआ है, इसमें शर्म करने वाली बात ही नहीं। आपको कुछ भी कहीं भी कोई भी बॉडी पार्ट्स लीचिंग होता है तो जाकर डॉक्टर को दिखाते हो ना, जरूरी है, वो नहीं दिखाओगे तो ठीक से इलाज नहीं होगा। तो ये बात सबको पता है, ये आज से नहीं, आपसे कितने करोड़ों सालों पहले कितने लोग जिंदगी जी के चले गए। तो आपके एज ग्रुप में आपको लगता है कि ये टैबू चीज है, इसके बारे में बात नहीं कर सकते, हाँ सर ये बोल दिए, हम हंस रहे हैं, तो वो जमाना पार हो गया। ठीक है, जमाना काफी आगे आ चुका है, आपको पढ़ना है तो नॉर्मली पढ़ना पड़ेगा, तो ये सब चीज को अलग रखिए। चलिए अब है उसी में लिखिए, कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। समझ में आया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी किसको बोलते हैं, अब पढ़ते हैं, ध्यान दो इधर। प्यूबर्टी का मतलब समझ में आ गया। तो अगर ठीक से जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है नहीं डेवलप कर रहा है, इसका मतलब है कि यह हार्मोन या तो कम बन रहा है या तो ठीक से रिलीज नहीं हो रहा है और नहीं हो पा रहा है। क्लियर है बात। अब इसी तरीके से, ये तो मेल का हो गया, अब इसी तरीके से फीमेल का लिखेंगे। अगला जो हार्मोन है लिखिए, ओएस्ट्रोजन। इसका डिसऑर्डर क्या है, मतलब ऐसा खतरनाक डिसऑर्डर नहीं दिया हुआ है। अब जैसे कि तुम देखो कि उसका तो अभी एज स्टार्ट हुआ, मेरा दाढ़ी, नीचे लिखिएगा ये कहां से निकलता है, सिक्रेटेड बाय द ओवेरीज इन फीमेल्स, सिक्रेटेड बाय द ओवेरीज इन फीमेल्स। ठीक है, क्लियर है। चलिए लिखिए, देखिए एकदम ऊपर वाला की तरह सेम छाप दीजिए, उसमें लिखे थे कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन मेल्स, यहां लिख दीजिएगा फीमेल्स, मेल्स वाला मत चिपकाइएगा, पूरा एडिंग बडिंग हो जाएगा, पहले बता दे रहे हैं। सब चीज सेम छापिए, बस फीमेल्स उतार दीजिए। ठीक है, समझ में आया, एकदम डिट्टो कॉपी मारिए, बस मेल की जगह फीमेल होना चाहिए, दैट्स इट। यानी कि जो मेल में टेस्टोस्टेरोन काम करता है वही फीमेल में ओएस्ट्रोजन काम करता है। क्लियर है बात। एनिमल खत्म हो गया, अब प्लांट का सुनिए। प्लांट का कोऑर्डिनेशन जो है ना, वो एनिमल का कोऑर्डिनेशन जितना हार्ड नहीं है कि ब्रेन के बारे में पढ़ना है, रिफ्लेक्स सेक्शन के बारे में पढ़ना है, क्रेनियल नर्व के बारे में पढ़ना है, बहुत छोटा सा है कि प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करता है। कोई प्लांट जो है लाइट को देख के रिस्पॉन्स कर रहा है, जैसे कि सनफ्लावर जिधर सूर्य का मुंह रहता है उधर ही सनफ्लावर खिलता है, यानी कि वो उसको, चलो खैर। तो अब ये प्लांट जो है किसको रिस्पॉन्स दिया, लाइट को दिया, सन को नहीं दिया। किसको दिया, लाइट। अगर तुम उसको बेवकूफ बनाने के लिए सन को छुपा दो कैसे भी करके, कुछ भी व्यवस्था लगा के, मैंने उसके इर्द गिर्द टेंट लगा दो, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उग रहा कहां से है, क्योंकि रोशनी पड़ेगा नहीं। और फिर तुम जिधर से टॉर्च मारोगे ना तो तुम ये देखोगे कि सनफ्लावर उधर से वो कर रहा। क्या नहीं डाले तो वो उगेगा फिर डायरेक्शन लेस, बिना कोई मतलब का।
मतलब कि अगर हम तुम्हारे शरीर में से दिमाग निकाल लिए तो तुम रहोगे कि नहीं रहोगे? रहोगे। कहने हाँ, बिना दिमाग के रहोगे, लेकिन तुम्हारे रहने का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। पॉइंट समझ में आया? वो चीज तब तुमको सनफ्लावर बोले ना बोले कोई बात, नाम ही नहीं है ना, तुम तो फिर नॉर्मल फ्लावर हो गए, सनफ्लावर कैसे हो? क्लियर है बात? चलिए, तो अब पहले क्या पढ़ना पसंद करेंगे, प्लांट का कोऑर्डिनेशन कि प्लांट का हार्मोन? कोऑर्डिनेशन। चलिए देखिए, तो जो प्लांट जिस चीज पे रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है, उसी का उसका नाम कहलाता है। ठीक है, अब जैसे कि हम आपको बोले जो प्लांट लाइट को देख के रिस्पॉन्स देता है अपना उस तरह के प्लांट्स को बोलते हैं फोटोट्रॉप, या मैकेनिज्म को बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। क्लियर है? इसमें ज्यादा कुछ वो नहीं है। ठीक है, अब जैसे ऐसे भी सारा प्लांट जो है ना फोटोट्रॉपिज्म होता है। पूछो कैसे? सन प्लांट तो जो है सिर्फ मुंह उधर कर रहा है तो एक स्पेशल बताता है सनफ्लावर, लेकिन और जो भी प्लांट है आप देखे हो ना कि उसको भी धूप चाहिए होता है, तो आप अपने घर के अंदर लगा दो, लेकिन आप देखना कि बड़ा होते टहनी उसका ना धूप की तरफ ही निकल के जाता है। इसका यह मतलब है कि वो लाइट की तरफ रिस्पॉन्स करता है, उसी को कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, अब डेफिनेशन में यहां लिखा हुआ व्हेन अ प्लांट पार्ट्स मूव इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। ये तो बहुत सिंपल होता है। क्लियर है? ठीक है, और जो प्लांट, कुछ ऐसे भी प्लांट है जो लाइट देख के दूर भागते हैं, तो उनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? जियोट्रॉपिज्म क्या होता है? जियो मतलब अर्थ, और जी माने ग्रेविटी भी, और जी माने पार्ले जी भी, तो जी माने ग्रेविटी। तो जियोट्रॉपिज्म में क्या आपको याद रखना है कि आप प्लांट को ऐसे भी रखोगे ना हवा में लटका के, तो उसका जो रूट होगा ना वो ऑटोमेटिक ग्रेविटी से नीचे जाने की कोशिश करेगा। क्लियर है? अब रूट के अंदर भी, मिट्टी के अंदर भी जाके देखोगे ना, तो वो रूट किधर बढ़ना चाहेगा? जिधर पानी जा रहा है, क्योंकि रूट को क्या चाहिए? पानी। जैसे कि अगर हम प्लांट बनाए और इसका ऐसे करके रूट था, ठीक है, पानी मेरा इधर से बह रहा है जमीन के अंदर से, ये पूरा जमीन है और जमीन के अंदर से पानी उस डायरेक्शन में बह रहा है, तुमने प्लांट ऐसे निकाला था, तो ये रूट जो है ना तुम देखोगे कि कुछ सालों में बढ़ के किधर भागना चाहेगा? अब वाटर को क्या बोलते हैं साइंस में? हाइड्रो। तो क्या हो गया? हाइड्रोट्रॉपिज्म हो गया। नहीं, जियोट्रॉपिज्म होता है कि तुम अगर इसको धरती से ऊपर रखे हो तो रूट उसका जमीन में जाना चाहेगा, तो वो हुआ जियोट्रॉपिज्म। और हाइड्रोट्रॉपिज्म में हुआ कि वो पानी की तरफ भागना चाहेगा, वाटर। ऑलरेडी तो ग्रेविटी में अब कितना धंसेगा? और ग्रेविटी मैक्सिमम कहां होता है? अर्थ पे। पढ़े हो ना 9th क्लास में? कहां होता है? जैसे हम ये बोले, ये है हमारा धरती का गोला, अब हमको बता इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, या इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये सारा पॉइंट एक ही रिप्रेजेंट कर रहा है, सरफेस। क्या कर रहा है? सरफेस। तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम ग्रेविटी कहां लगता है? यहां, है ना? यहां, है ना? इस पॉइंट पे। उसके अलावा जितना ऊपर जाओ, जितना नीचे जाओ, ग्रेविटी घटता है। पता नहीं क्या पढ़े तुम लोग। ठीक है, ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट और डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यानी कि जितना ऊपर जाओगे ग्रेविटी घटेगा, जितना नीचे भी जाओगे, धरती में भी गड़ना चाहोगे। इसीलिए तुमको पढ़ाया गया था कि इक्वेटर पे क्या होता है? जीरो होता है। क्यों होता है? पोल्स हाइट बढ़ा तो, और धरती पे अगर बोलोगे तो इस सरफेस पे ही ग्रेविटी मैक्सिमम है। यानी कि हम जहां खड़े हैं वहीं पे नहीं, अभी भी ये छत पे खड़े हैं तो ये भी मैक्सिमम नहीं है। जो हम रोड पे खड़े रहेंगे तो वहां पे ग्रेविटी मेरा क्या है? मैक्सिमम। उसके बाद हम धरती के अंदर घुस जाए, चाहे धरती से ऊपर उठ के जाने लगे, मेरा ग्रेविटी घटता है। बात समझ में आया? तो जब वो ऑलरेडी धरती पे गड़ गया तो अब तो नीचे नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि ग्रेविटी, समझ रहे हो ना बात? तो वहां इसमें थोड़ा साइंस का भी कॉन्सेप्ट लगता है। क्लियर हो गया? जियोट्रॉपिज्म क्या हो गया? जिसमें ग्रेविटी की तरफ प्लांट जो है क्या करता है? रिस्पॉन्स देता है। क्लियर है? अब केमोट्रॉपिज्म क्या होता है भाई? केम मतलब केमो मतलब केमिकल। ठीक है, यानी कि जो प्लांट केमिकल्स की तरफ क्या करे? रिस्पॉन्ड करे। तो केमिकल्स की तरफ कैसे रिस्पॉन्स? इसमें कोई केमिकल छिड़कना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। बता रहे हैं केमिकल की तरफ कैसे रिस्पॉन्स करता है। जब रिप्रोडक्शन पार्ट में पढ़ाएंगे तो फ्लावर के अंदर का, जैसे कि मेल में सेक्स ऑर्गन पता है कौन सा होता है, फीमेल में पता है सेक्स ऑर्गन कहां से होता है, वैसे ही कोई भी प्लांट्स का सेक्स ऑर्गन किसको बोलता है? कौन पार्ट है वो? नाम होगा ना कुछ। कोई भी एक प्लांट ले लो, जैसे हम तुमको बोले रोज प्लांट ले लो, तो उसका सेक्स ऑर्गन या उसका प्रोडक्टिव पार्ट कहां से, जहां से नया पेड़ जन्म ले सकता है या नया रोज प्लांट जन्म ले सकता है, कौन होता है वो? यानी कि फ्लावर। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। बात आई समझ में?
बात आई समझ में? तो उसी फ्लावर के अंदर आप देखोगे इस तरीके का ऐसे ऐसे करके कुछ फ्लावर रहता है और अंदर से कुछ ऐसा निकला हुआ रहता है, निकला रहता है एक दाना या एक तरह का। तो उसको जब डीप स्टडी किया गया तो वो कुछ ना इस तरह के सेफ का रहता है। किस तरह के सेफ का रहता है? इस तरह के सेफ का पूरा रहता है और अंदर में ये जाता है और ऐसे ऐसे घूम के रहता है और इसी को बोलते हैं स्टिमुलस। क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। और इसके ऊपर में जो ऐसे करके रहता है इसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। और ये जो स्टिमुलस होता है, अच्छा ये डंटा नीचे की तरफ जाके ऐसे से बेंट होके यहीं पे इकट्ठा होकर काहे रह गया? क्योंकि ये स्टिमुलस जो है केमिकल रहता है, ये केमिकल रिलीज करता है और वो उसी की तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसे हम लोग खुद से टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, हार्मोन तो बोल दिए है तो केमिकल ही ना। बात समझ में आई? तो प्लांट्स भी खुद करते हैं। तो ये जो ग्रोथ ऐसा इस तरीके का होता है, अंदर जाके एकदम स्पाइरल बन जाता है, वही शो करता है केमोट्रोपिज्म। क्या? केमोट्रोपिज्म, यानी कि प्लांट का रिस्पॉन्स। ठीक है, जब भी फर्टिलाइजेशन होगा फ्लावर में तो उसी को बोलेंगे पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म। यानी कि कुछ भी अगर पॉलन ग्रेन्स गिरेगा तो उसको नीचे ही जाना है, वो उसको केमिकल की तरफ अट्रैक्ट होना है। मतलब ऐसा समझो कि पॉलन ग्रेन क्या हुआ? मेल का स्पर्म हुआ, उसको फीमेल का ओवेरी में जाना है, तो ये अट्रैक्ट नहीं होगा तो जाएगा नहीं ना जाएगा। और ये पूरा स्पाइरल है तो अट्रैक्शन पावर जाएगा ना। क्यों? कि देखो तुम बोलोगे सर यहाँ पे स्पर्म ऐसे डाल दिए तो ये तो मस्त आराम से ग्रेविटी के थ्रू नीचे गिर जाना था, लेकिन आगे जाके तो ये स्पाइरल है, तो फिर ऊपर चढ़ेगा कैसे? मोटर थोड़ी लगाए थे, है ना। और एक चक्कर नहीं मारना, इस तरीके का बहुत चक्कर मार के यहाँ पहुंचना है। अब बुझाया कॉन्सेप्ट? समझ में आया? तो उसके लिए कुछ अट्रैक्शन फोर्स चाहिए ना जो उसको खींचे उसके तरफ, तो वो यही होता है केमोट्रोपिज्म। वो रिस्पॉन्स करेगा केमिकल महसूस करके। क्लियर है? चलिए, हाइड्रोट्रोपिज्म तो क्लियर हो गया है। क्लियर है? चलिए, थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है जल्दी बताइए। टी से शुरू होता है थिग्मोट्रोपिज्म और टी से शुरू होता है टच। जैसे कोई प्लांट है ना ऐसे जमीन से खड़ा है, उसको जरा से टच करके किसी चीज के साथ रख दोगे ना तो ऊपर चढ़ने लगेगा। जैसे कद्दू, जैसे झींगा चढ़ता है ना छत पे, उसी प्रोसेस को बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। यानी कि वो टच को रिस्पॉन्स देता है। तुम भी अगर उसको टच करके वहीं खड़े रह गए ना 4 दिन तो तुम पे चढ़ जाएगा वो, और तुम ऐसे नेनुआ लेके निकलेगा। ले लीजिए 5 किलो 5 किलो 5 किलो। ठीक है, हाँ समझ में आया? कद्दू तो बन ही जाएगा, बड़ा बड़ा कद्दू होता है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि वो किसके तरफ रिस्पॉन्स करता है? टच की तरफ। ठीक है, अब जैसे इंसानों को पता है कि 2 तरह का टच होता है, गुड टच एक बैड टच, उसको भी पता है कि 2 तरह का टच होता है, गुड टच और बैड टच। तुम उसको खींच के उखाड़ ही दिया तो उसके लिए बैड टच था, ठीक है, लेकिन तुम उसको सपोर्ट दे रहा है वाकई में कि वो खड़ा होकर के तुम पे चढ़ जाए और अपना आराम से जो भी फल, हाँ, तो उसके लिए हुआ वो पॉजिटिव टच। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए, प्लांट हार्मोन तो यार पिछला लेकिन लेक्चर में पढ़ा है यार, हमको पता नहीं तुम लोग कैसे नहीं पढ़ना है। हाँ, चलो इधर लिखना शुरू करो। ऑक्सीन में पहला पॉइंट और उसका डिस्क्रिप्शन में, प्रमोट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, दूसरा, दे आर सिक्रेटेड बाय द सेल्स। दे आर सिक्रेटेड, दूसरा पॉइंट में लिखना था, तुमको नंबर नहीं मिलेगा, पॉइंट वाइज लिखना है, यहाँ कट जाएगा नंबर, हर चीज यहाँ पॉइंट में लिखना है। These are they are secreted by the cells. They are secreted by the cells present in the tip of stems and roots. Stems and roots. हो गया। अगला, synthetic auxins are used in horticulture. Synthetic auxins are used in horticulture. यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर। ठीक है, अब इसको पढ़िए आप लोग डेफिनेशन को और हमको समझाइए क्या लिखवाया है, और उसके बाद आपको हम कुछ ऐसा चीज समझाएंगे कि आपको समझना चाहिए था जो आप इमेजिन नहीं कर पाए। कभी कभी किताबों का और टीचर का भाषा ऐसा होता है कि उससे आपको इमेजिन करना होता है। ठीक है, अपना दिमाग लगाना होता है, सिर्फ पढ़ के रट लेना नहीं होता है। सो पढ़िए और हम देखते हैं क्या समझ में आया। और ये भी हिंट दे देते हैं कि उसका सबसे मेजर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो पहले वाले में ही छुपा हुआ है। प्लांट्स का ग्रोथ हेल्प करता है तो पहला पॉइंट है। उसके अलावा तो वो तो इजी है, तीसरा बताइए। मतलब आप हॉर्टिकल्चर जहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल का प्रोडक्शन हो वहाँ इस्तेमाल होता है, यानी कि अपना स्टील गेट का जो मार्केट लगता है वहाँ भी इस्तेमाल हो रहा होगा।
तो ये क्या करता है ऐसा, ये हार्मोन या ये केमिकल क्या है जो करता है, जो ये लोग को भी यूज करना पड़ रहा है आए दिन? आम से पहले आम मिल के आ जा रहा है और पका हुआ मिल रहा है, जिसको मम्मी पापा बोल रहे हैं कि कार्बाइड डाल के पकाया हुआ है। समझ में आया? अब प्रैक्टिकलिटी आया। तो जब आप ये अब बुक में तो ये 3 चीज लिखा था, अगर आप इस चीज को इमेजिन या महसूस नहीं करते तो आपको समझ में भी नहीं आता है कि क्या बात कहना चाह रहा, लेकिन असली बात ये क्या कहना चाह रहा आप समझ में आया जब ऊपर का और लास्ट का लाइन जोड़े कि ये ग्रोथ तो करवाता है, यानी कि फल अभी नहीं हुआ है, फल का उम्र छोटा है, लेकिन उसको दिखा दोगे एकदम पका हुआ है, एकदम मस्त बड़ा हो गया, पक गया, ठीक हो गया, और ये बनाया भी जा सकता है नकली। उसमें इंजेक्शन डाल दिया, जो इतनू सा आम था वो बस एक दिन 24 घंटा 48 घंटा के अंदर इतना बड़ा आम बन गया, उसको तोड़ के दिखा दिया कि हाँ आम आ गया मार्केट में। इसको ऑक्सीजन को निकाला नहीं जाता, उसके जगह एक केमिकल यूज किया जाता है। सिंथेटिक मतलब क्या होता है? मैन मेड। और ऑक्सीजन तो नेचुरल है, ये तो निकाल ही नहीं सकते। लेकिन जो ऑक्सीजन को जब स्टडी किया गया लेबोरेटरी में, तो जो केमिकल से ऑक्सीजन बना था उसी केमिकल से हम दूसरा तैयार कर लिया और उसको बोले कार्बाइड डाल रहे हैं। सर बात समझ में आया? यानी कि कार्बाइड और ऑक्सीजन नाम अलग अलग है, काम एक ही है। अब वो वाला आप खाए, अब आप देखो कि आप जो पका हुआ बिना समय का खा रहे हो, यानी कि आप नकली खा रहे हो। आपको आप खरीदे भी होगे तो क्या वो ऐसा ही मीठा लगता है जो नेचुरली ऑकरिंग होता है? नहीं ना, आप उल्टा क्या खा रहे हो? केमिकल खा रहे हो बैठ के। समझ में आया? तो हर चीज का जो मौसम है ना उसी में खाना चाहिए जो नेचुरल से बना। और समझ में आया ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता है? ठीक है। उसके अलावा ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता है, जो आपका तना वगैरह है ना, तना वगैरह, हाँ तना वगैरह है ना, जो साइड का पेड़ जो होता है, साइड का कैसे, जैसे ये ब्रांच है उसका 2 पेड़ ऐसे कैसे करके निकलेगा, उसको स्ट्रॉन्ग करता है, उसको गिरने ना दे, वो बचाता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब अगला हार्मोन लिखिए, साइटोकिनिन। साइटो CYTO, उसके बाद KININS, KININS, इसलिए नहीं लिखा रहे हैं। हाँ, साइटोकिनिन। अब साइटो जहां तक लिखा हुआ है वहां पे अंडरलाइन कीजिए, और किनिन जहां पे लिखा हुआ है वहां से अलग से अंडरलाइन कीजिएगा, मतलब छोड़ छोड़ के। ठीक है, साइटो के नीचे लिखिएगा सेल, एरो देके, और किनिन के नीचे लिखिएगा डिवीजन। ये साइटो वर्ड जो है ग्रीक वर्ड है और किनिन वर्ड भी एक ग्रीक वर्ड है, यानी कि आपको मतलब पता चल गया कि इसको इंग्लिश में ये बोल क्या रहा है, क्या बोल रहा है, यानी कि किसमें प्रमोट करेगा। क्लियर है? बात समझ में आ गया ना? चलिए, प्रमोट सेल डिवीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रमोट सेल डिवीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये भी काम नहीं करेगा। तो इसीलिए ऑक्सीजन में भी लिखा था ना कि ग्रोथ इन प्लांट्स में हेल्प करता है। बात समझ में आया? तो दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। समझ में आया? अगर ये नहीं हुआ और सिर्फ ऑक्सीजन हुआ तो भी काम नहीं होगा। क्लियर है? मतलब ये लोग दोनों पति पत्नी है, नहीं हुआ तो काम आगे नहीं होगा, फिर अकेला अकेला अधूरा रह जाएगा। ऐसा कहते हैं ना कि शादी करवाते हैं क्योंकि एक पूरा नहीं होता है, दोनों मिलता है तो पूरा होता है। पता नहीं पूरा होता है कि बिगड़ जाता है कि बर्बाद हो जाता है, क्या होता है? दोनों का लाइफ। नहीं समझ में आया? ऐसा कहा गया है कि जो रिश्ते बनते हैं ना वो भगवान ने बनाए हैं, ऐसा कहा जाता है, बनाए हैं। तुम जितने शरीफ रहोगे ना तुमको उतना कमीना पार्टनर मिलेगा। क्यों मिलेगा? बैलेंस करने के लिए, ताकि अगर भविष्य में को तुमको बेवकूफ बनाता जा रहा हो क्योंकि तुम शरीफ हो तो वो कमीना उसको संभाल लेगा, तुम्हारा लाइफ को बैलेंस कर देगा। अब तुम ही बहुत कमीने हो गए तो बहुत ही फिर ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। भगवान जो है क्या मेंटेन करते हैं? इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। ठीक है, अगर इस दुनिया में भगवान है, अच्छी शक्ति है, तो बचिएगा। आ रहा है दुर्गा पूजा, समझे? और ये काम सबसे ज्यादा दुर्गा पूजा में होता है। क्या होता है सर? कोई आया है सर? देखिए, साइटोकिनिन में लिखिए, पहला लिख लिया ना। दूसरा, डिले एजिंग ऑफ लीव्स। एजिंग, बुढ़ापा, AGEING, बूढ़ा होना, जवान नहीं रहता है। मेरा बात सुनिए, अगर आपका बॉडी में सेल डिवीजन बंद हो गया ना तो आप वही सेल रह जाएगा और वो धीरे 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 के पॉल्यूशन गर्मी झल के काला होता जाएगा और मर जाएगा। तो कैसा चेहरा दिखेगा? एकदम झुलसा हुआ। और यानी कि जो भी जवान या यंग लोग है या मतलब इंसान का 50 की उम्र तक सेल डिवीजन होते रहता है, समझ में आया? तभी वो यंग दिखता है। और 50 के बाद ये सब पावर खत्म हो जाता है तो बॉडी जो है, बॉडी का जो झुर्रिया है जो दादाजी और वगैरह वगैरह का होता है वो लटक जाता है।
क्योंकि सेल डिवीजन होना बंद हो जाता है, झुर्रियां पड़ जाती है। क्लियर है, बात समझ में आया? अब तुम कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे केमिकल इफेक्ट की वजह से ये हार्मोन इस हार्मोन पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो तुम पहले भी बूढ़े हो सकते हो। समझ रहे हो ना? इसीलिए हेल्दी खाना, हेल्दी पीने से सब कुछ स्वस्थ रहता है। और वैसे भी एक विटामिन है, विटामिन B5, उसको बोला जाता है ब्यूटी विटामिन। उसका नाम ही रखा है ब्यूटी विटामिन क्योंकि वो विटामिन खाने से ब्यूटीफुल होता है आदमी। आप बोलोगे वो विटामिन सबसे ज्यादा किससे मिलता है सर? तो ग्रीन वेजिटेबल, साफ साफ सोर्स ऑफ B5 का लिखा हुआ है। तुम हरा सब्जी खा नहीं रहे हो, आलू खा रहे हो, सोच रहे हो ऐश्वर्या राय बनेंगे, तो बन गए, आलू ही बनोगे। तो ग्रीन वेजिटेबल इज द सोर्स ऑफ की, ठीक है, टू लुक ब्यूटीफुल और टू बी हेल्दी, वो बोलना चाह रहे थे। ठीक है, चलिए अगला, स्टिमुलेट, सॉरी इसी में लिखना है, प्रमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा एंड प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। उसी का अगला पॉइंट में ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा और उसका अगला पॉइंट में प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, फल का ग्रोथ। अब बोलोगे सर इसको तो ऑक्सीन में लिखा है तो सर आप ऑक्सीन में समझा रहे थे सर, तो ये ऑक्सीन के साथ मिलकर काम करता है ना। पॉइंट समझ में आया? हाँ, हर चीज का एक ये है, मतलब प्रोसेस होने का तरीका है। ठीक है, प्रमोट ग्रोथ ऑफ फ्रूट, ठीक है, और इलोंगेशन ऑफ शूट्स। ये क्या लिखा है, इसका क्या मतलब होगा? ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, आप समझ में आया? स्टोमाटा ओपन और क्लोज किसकी वजह से होता है? यानी कि ये हार्मोन बंद हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा प्लांट को सांस वांस लेने में, ठीक है, और प्लांट अल्टीमेटली मर जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्लांट का ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, साइटोकिनिन। क्लियर हुआ? चलिए अब अगला लिखिए, गिबरलिन, GIBBERLINS हो गया गिबरलिन। चलिए इसमें लिखना शुरू कीजिए। It also promotes cell differentiation in the presence of auxins. Also promote cell differentiation in the presence of auxin. Break seed dormancy. Seed dormancy. Seed dormancy. और उसके बाद अगला पॉइंट, स्टिमुलेट elongation of shoots, SHOOTS, तने, झाड़ियां। ठीक है, आप बोलोगे सर इसमें और साइटोकिनिन में क्या मतलब हुआ? दोनों में तो सेल, भाई बेटा देखो, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन अलग अलग चीज होता है। सेल डिवीजन मतलब बटना हुआ, और सेल डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंस करके बताया कि हम अलग हैं तुम अलग हो, तभी तो हम दोनों डिफरेंट हैं। ये हुआ ना डिफरेंशिएशन का मतलब। क्लियर है? पहला चीज ये। दूसरा चीज ये स्टार्टिंग के फेज में सेल डिवीजन की तरह काम करता है और फिर मर जाता है। जैसे कि चना को रात भर भिगोए तो चना से व्हाइट वाला निकलना था, तो जैसे ही व्हाइट वाला निकलना शुरू होगा इसका काम खत्म हो गया। अब आगे जो उस चने को कितना ग्रोथ करना है वो सेल डिवीजन पे उसका काम करेगा, और इसका गिबरलिन का काम वहीं तक खत्म हो गया। क्लियर है? क्लियर है? अब तना कितना लंबा होगा, मतलब ये शुरुआत या अंतिम छोर पे डिपेंड होता है। जहां से उसको, मान लो ये तना था मेरा, तो या तो ये ऑक्सीन हार्मोन, गिबरलिन हार्मोन जो है यहां रहेगा या यहां रहेगा। यहां रहेगा तो यहां से और लंबाई खींच देगा, और यहां रहेगा तो यहां से उसको ग्रोथ करवाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब अगला पॉइंट क्या बच गया है? हाँ, एक लिखिए इथिलीन, वो केमिस्ट्री वाला ही इथिलीन है, ETHYLENE हार्मोन है। ये कहीं कोई किताब, कोई बुक, कोई टीचर, कोई नहीं बताता है। लिखिए इथिलीन, इथिलीन के बारे में बताइए। ETHYLENE ये बताई है तो मतलब मैडम नॉलेजेबल है, क्योंकि बहुत कम टीचर लोग को ये इसके बारे में पता रहता है। हाँ, तो बढ़िया तो बात है, तुम लोग उसका फायदा क्यों नहीं उठाते हैं? किटी पार्टी, चलो हो गया मैडम। इथिलीन, ETHYLENE लिखिए, इसके बारे में लिखिए। It is the only gaseous hormone present in plant. Its main function is, हाँ जी, अगला पॉइंट, its main function is
कॉमा दीजिएगा, लिखिएगा रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, पकना। रिपनिंग को क्या बोलते हैं? पकना। RIPPENING ना, डबल टी होता है, RI हो। रिपनिंग ऑफ क्या हुआ? फ्रूट्स हुआ। ठीक है, यानी कि आप याद रखना कि सारा हार्मोन जो है लिक्विड की तरह होता है, लेकिन एकमात्र इकलौता है यह हार्मोन है जो कि गैसेस फॉर्म में है, और इसका सबसे मेन फंक्शन है फ्रूट्स को नेचुरली पकाना। ठीक है, लिखिए, एफसीसी एसिड में लिखना शुरू कीजिए। प्रमोट्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, प्रमोट्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, प्रमोट्स विल्टिंग, प्रमोट्स विल्टिंग, विल्टिंग WILTING, विल्टिंग बताएंगे, पहले लिखिए। विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, detachment of flowers and fruits, detachment of flowers and fruits from the plants, ये लिखना नहीं था, from the plants is due to abscisic acid। ठीक है, it promotes dormancy in seeds and buds, dormancy, DORMANCY, dormancy in seeds and fruits, sorry buds, seeds and buds। it promotes, कहाँ हो तुम लोग? it promotes dormancy, DORMANCY। अरे बाबा, कली, कली को क्या बोलते हैं? वो वाला बर्ड। कब उत्तर लिख के बैठा ले, कब उत्तर लिख के बैठ गई थी? बर्ड्स। इट प्रमोट्स डॉर्मेंसी, हो गया, इन सीड्स एंड बर्ड्स, BUDS। ठीक है, ना कि बर्ड्स। तुम लोग बर्ड्स मत लिखना, कोई लोग बर्ड्स लिखा है। ठीक है, प्लांट का बात चल रहा, पता नहीं कबूतर पे कैसे पहुंच गया। हो सकता है, फिर तो ऑस्ट्रिच भी हो सकता है।